मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास युगों का पशु प्रधान अध्याय 101 डेलाइट ऑरोरा तलवार कला। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL युगों का पशु प्रधान C101 डेलाइट ऑरोरा तलवार कला। ताकतवर। अब 2 घंटे तक बातचीत, सोने से पहले बस ये करो। 218 गुणा एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 101 डेलाइट ऑरोरा तलवार कला। जैसा कि अपेक्षित था, वेई लिंगक्सुआन काफी समय से उनका इंतजार कर रहा था। वेई मनो में वापस जाने के उनके रास्ते को रोक रहा था। वहां सिर्फ वेई लिंगक्सुआन ही नहीं था, वहां ज्यादातर युवा पीढ़ी भी थी, जिसमें वेई त्यानक्सियों का तीसरा बेटा वेई गोआओ भी शामिल था। फ्लेमेलो चांसलर के 2 बच्चों के अलावा वहां वेई जिकुन का बेटा वेई किंगई और वेई कबीले के दूसरे शिष्य भी थे। वेई मनु स्वयं पवित्र स्थान के एक एकांत कोने में स्थित था, जहां फ्लेमेलो पैगोडा के विपरीत शायद ही कोई आता जाता था, जिससे येली तियानमी को घेरने और उसके अपराधों की कीमत चुकाने के लिए सबसे अच्छी जगह बन गई। जागीर तक पहुंचने के लिए पहले एक पत्थर के पुल को पार करना पड़ता है, जो एकमात्र उपलब्ध रास्ता है। जब ली तियानमी पुल पर पहुंचा तो वेई कबीले के युवक पहले से ही उसका रास्ता रोक रहे थे, और इस विविधतापूर्ण दल में सबसे आगे कोई और नहीं बल्कि वेई लिंगक्सुआन थी। आज उसने अपने शरीर के अंगों की रक्षा के लिए चेनमेल पहना हुआ था। ये भारी नहीं लग रहा था, लेकिन इसकी सतह पर चल रहे हल्के नीले रंग के स्वर्गीय पैटर्न से ये स्पष्ट रूप से ग्रेड 5 का जानवर कवच था। वास्तव में कवच नियमित हथियारों की तुलना में और भी दुर्लभ और अधिक महंगे थे, क्योंकि उन्हें अधिक कच्चे माल और बेहतर कारीगरी की आवश्यकता होती थी। ऐसा खजाना बाहर लाने के लिए वह निश्चित रूप से अपने प्रतिशोध पर अड़ी हुई थी। इतना अमीर होना कितना अच्छा है, ली तियानमिंग ने उदास होकर कहा। अगर वह यहाँ पला बड़ा होता तो उसके पास भी इतना पैसा होता। वेई लिंगक्सुआन के लिए ली तियानमिंग के चेहरे को देखना ही उसे उसके जूते चाटने के शानदार कृत्य की याद दिलाने के लिए काफी था। यह उसे तुरंत गुस्सा दिलाने के लिए काफी था। उसके सुंदर चेहरे पर एक खतरनाक नजर आ रही थी। यह फ्लेमेलो पैगोडा नहीं था। उसके पीछे खड़े सभी लोग वेई मैनर के शिष्य थे, जो उसका समर्थन कर रहे थे और उसका साथ दे रहे थे। इसके अलावा पूरे गर्भगृह में सबसे अच्छे छात्रों में से एक वेई गोआओ भी उनके साथ था। वेई गोआओ के लिए ली तियानमिंग शायद उन सांसारिक शिष्यों में से एक था। शायद उसके बारे में उल्लेख करने लायक एकमात्र बात यह थी कि परी जैसी लड़की हमेशा उसके साथ रहती थी। ली तियानमिंग, मेरे तीसरे भाई और मैंने तय किया है कि आज तुम यहां से अपने पैरों के साथ बाहर नहीं निकलोगे। आज से तुम्हें गर्भगृह के चारों ओर रेंग कर चलना होगा। वेई लिंगक्सुआन ने अपनी गोल्ड फोर्ट तलवार निकाली, वही तलवार जो वेई तियानकांग ने उसे उसके जन्मदिन पर दी थी, और उसे ली तियानमिंग के गले पर तान दिया। बहन, मेरे लिए एक पैर छोड़ दो। मैं भी कोशिश करना चाहता हूं, वेई किंगई ने हंसते हुए कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तो लगता है अब मेरे पास तीसरा पैर ही बचा है। वेई गोआओ ने एक चुटकुला सुनाया, जिससे सभी लोग हंस पड़े, सिवाय वेई लिंगक्सुआन के, जो अपने गुस्से पर अड़ी हुई थी। निश्चित रूप से ये किसी रिश्तेदार के साथ व्यवहार करने का सबसे उचित तरीका नहीं है। ली तियानमिंग ने उपस्थित सभी लोगों की अपेक्षाओं को धता बताते हुए हल्के से उत्तर दिया। वास्तव में आप सभी को मुझे बड़ा चचेरा भाई कहना चाहिए, और फिर अपने बड़े चचेरे भाई को कुछ सम्मान देना चाहिए। ली तियानमिंग ने आगे कहा। उसकी धृष्टता ने वेई लिंगक्सुआन को और भी अधिक क्रोधित कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमें अपना रिश्तेदार कहो? जैसे ही उसने कहा, उसका 6 पंखों वाला गोल्डरोक उसके बगल में प्रकट हुआ। यह उसी प्रजाति का जानवर था जो वेई किंगई का था, सिवाय इसके कि उसका जानवर उससे भी बड़ा और भयंकर था। इसकी चमकती सुनहरी आंखों ने पहले ही ली तियानमिंग और यंग हुओ को देख लिया था। उसकी हत्या करने की मंशा स्पष्ट थी। वेई लिंगक्सुआन, अपना मुंह संभालो। अगर नहीं, तो मुझे तुम्हारे पिता की ओर से तुम्हें शिक्षित करने और बड़े भाई का सम्मान करना सिखाने में कोई आपत्ति नहीं है। ली तियानमिंग मुस्कुराता रहा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपनी साधना के मौजूदा स्तर से मुझे हरा सकते हो? या तुम राजकुमारी लिंग के लगाव पर भरोसा कर रहे हो कि वह तुम्हें मुझ पर विजय पाने के लिए पर्याप्त शक्ति देगा? कितनी शर्म की बात है, क्योंकि अब से तुम इस जगह पर रेंगते रहोगे, और मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम हर दिन मेरे जूते साफ करो। हर एक दिन। वेई लिंगक्सुआन का धैर्य खत्म हो गया। उसके लिए जितनी जल्दी वह ली तियानमिंग को हरा सकती थी, उतनी ही जल्दी वह उसे अपने दिमाग से पूरी तरह से मिटा सकती थी। इसके साथ ही उसने अपनी छठी लेवल स्पिरिटसोस बीस्ट की को पूरी तरह से मुक्त कर दिया।
अपने हाथों में गोल्ड फोर्ट तलवार और सिल्वर सेराफिक आर्मर पहने हुए उसने अपने गोल्ड्रोक के साथ मिलकर हमला करना शुरू कर दिया। उसके पीछे वेई गुआओ के नेतृत्व में वेई शिष्यों का समूह अपने हाथ जोड़कर एक अच्छा शो देखने के लिए तैयार था। भले ही वे वेई लिंगक्सुआन का समर्थन करने के लिए यहां आए थे, लेकिन उन्हें अपने हाथों को गंदा करने की जरूरत नहीं थी। तलवार की कुछ ही पलों में ली तियानमिंग के पास पहुंच गई। उसके हमले का दायरा सिर्फ यंग हुओ और उस पर ही नहीं था, बल्कि जियांग फेलिंग पर भी था। लिंगर एक साधारण व्यक्ति था, और शायद वेई लिंगक्सुआन के हमले से एक भी वार से बच नहीं पाता। उसकी ये दुष्टता सिर्फ उसके लाड़ प्यार में पले बड़े होने का नतीजा हो सकती है। इस तरह के व्यक्ति को फिर से ठीक से शिक्षित करने के लिए अच्छी पिटाई की जरूरत होगी। हमले से ठीक पहले ली तियानमिंग ने जियांग फीलिंग को पकड़ लिया और हमले से बचने के लिए 1 दर्जन मीटर पीछे की ओर छलांग लगा दी। भागने की कोशिश कर रहे हो? सपने देखो। एक मुस्कुराहट के साथ वेई लिंगक्सुआन ने जमीन से किक मारी और एक बार फिर दूरी कम कर दी। हवा में 6 पंखों वाला गोल्ड्रोक अपने 3 जोड़ी विशाल पंख फैलाए, किसी भी क्षण नीचे झपट्टा मारने के लिए तैयार। यंग हो, जाओ और अपनी भाभी को दिखाओ कि तुम क्या करने में सक्षम हो। ली तियानमिंग ने छोटे चूजे को उसके सिर के ऊपर से पकड़ा और उसे वेई लिंगक्सुआन और गोल्ड्रोक की ओर फेंक दिया। क्या अब मेरी बारी है? यंग हुओ दिन बचाने के लिए यहाँ है। छोटी लड़की अंततः अपनी क्षमताओं को आजमाने का मौका पाकर बहुत खुश थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बाहरी लोगों के लिए ली तियानमिंग ने अपने विरोधियों के हमलों को रोकने के लिए अपने जीवन बद्ध जानवर का इस्तेमाल किया था, ताकि वह और जियांग फेलिंग नुकसान से बच सके। इस तरह के कायरतापूर्ण कदम ने तुरंत भीड़ से घृणा पैदा कर दी। अगले ही पल छोटी सी चिड़िया पूरी तरह से डेलाइट ऑरोरा स्वॉर्ड आर्ट से घिर गई, जिसे वेई लिंगक्सुआन अपनी गोल्ड फोर्ट तलवार से ढाल रही थी। जब तक कुछ असाधारण नहीं होता, ये कुछ ही सेकंड में टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तो फिर मैं तुम्हारे इस जीवित पशु को एक बार फिर मरने दूंगी। वेई लिंगक्सुआन का चेहरा एक बार फिर विकृत हो गया, जिससे ली तियानमिंग के प्रति उसकी घृणा उस छोटी लड़की की ओर मुड़ गई। माफ करें, लेकिन मुझे सपाट औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं है। छोटी लड़की ने इस पर हंसते हुए कहा और आग की छाया में गायब हो गई। अपनी छोटी सी आकृति के साथ वह वेई लिंगक्सुआन की नजरों से पूरी तरह से गायब हो गई थी। यह फ्लेमिंग शैडो फ्लैश था, एक उन्नत स्रोत रैंक वाला मूवमेंट आर्ट जो कंफाउंडिंग मिराज वॉक से बेहतर था। यंग हुओ के आकार और उड़ने की क्षमता को देखते हुए ये ली तियानमिंग की तुलना में कला के लिए अधिक उपयुक्त था। ये कहाँ चला गया? वेई लिंगक्सुआन की डेलाइट ऑरोरा तलवार कला ने पतली हवा के अलावा कुछ नहीं मारा। हालांकि उसके सवाल का जवाब गोल्ड्रोक की पीड़ा भरी चीख से ही मिला। उसने ऊपर देखा और एक छोटे से आग के गोले को 6 पंखों वाले गोल्ड्रोक की ओर बढ़ते हुए देखकर दंग रह गई, जो उसके आकार से कुछ 100 गुना बड़ा था। 3 स्प्रिंग भारी पंजे, पहला रुख। यह 3 स्प्रिंग हैवी स्ट्राइक का बीस्टियल आर्ट वर्जन था। इटरनल इन्फेनल फीनिक्स एक प्रतिभाशाली छोटा प्राणी था, और ली तियानमिंग के साथ खेती करने के दौरान उसने इस चाल के बारे में काफी कुछ सीखा था। भले ही उसके पंजे टूथपिक से ज्यादा मोटे न दिखें, फिर भी उसने गोल्ड्रोक के शरीर से मांस का एक बड़ा टुकड़ा फाड़ दिया। एक और, सिर्फ 2 पंजों की वजह से गोल्ड्रोक चीखने लगा और कुछ ही देर बाद आसमान से गिर गया। दूसरे पंजे की वजह से उसका एक पंख टूट गया। खून से लथपथ जानवर वेई लिंगक्सुआन के ठीक सामने गिरा और उसे अपने शरीर के नीचे कुचलने लगा। यह कोई युद्ध नहीं था। यह एक तरफा मारपीट थी, एक जानवर से दूसरे जानवर तक। युद्ध में यंग हुओ के प्रदर्शन को देखते हुए ली तियानमिंग को फ्लेमेलो रॉक के साथ मुठभेड़ के बाद उसके सुधार का एक मोटा अनुमान था। जब उसका नरक स्रोत पहली बार प्रकट हुआ था, तो ये लगभग 7 या 8 नियमित आत्मा स्रोतों वाले जानवरों के मालिकों के बराबर था, शायद 9 भी। अपने अनंत नरक जानवर की प्रकृति और अपने अद्वितीय शरीर के साथ, वह चौथे स्तर के आत्मा स्रोत से मेल खा सकता था जब वह सिर्फ पहले स्थान पर था। इसी तरह उसने जुड़वा जानवरों के मालिक लिन ज़ियाओक्सियाओ को भी हराया था। अब जब वह चौथे स्तर के स्पिरिट सोर्स पर पहुंच गया था, तो उसकी बीस्ट की उसके स्तर में देखी गई किसी भी चीज से अलग थी, चाहे वह गुणवत्ता या मात्रा के मामले में हो। अगर लड़ाई में बीस्ट की ही एकमात्र कारक माना जाता, तो वह आसानी से 7वें स्तर के स्पिरिट सोर्स पर किसी से लड़ सकता था। जहां तक वेई लिंगक्सुआन की बात है, वह 18 साल की उम्र में 6ठे स्तर की स्पिरिट सोर्स थी। हालांकि वह एक उभरती हुई बाधा थी जिसे वह कुछ दिनों पहले पार नहीं कर सका था, लेकिन अभी वह ली तियानमिंग द्वारा कुचले जाने के लिए अभिशप्त थी। इसे छोड़ो, क्योंकि यंग हुओ अकेली ही उसे और उसके जीवित पशु दोनों को कुचलने के लिए पर्याप्त थी।
वेई लिंगजुआन के पास चिल्लाने या चौंकने का समय नहीं था, क्योंकि छोटी लड़की पहले ही एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ उसके सामने आ चुकी थी। बेबे, क्या तुमने सचमुच सोचा था कि तुम्हारा कवच मुझसे तुम्हारी रक्षा कर सकता है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन प्रायोजित सामग्री। एक प्लांट विधि जो दुश्मन की लड़ाई में आपका साथ दे सकती है। 2 घंटे तक बातचीत, सोने से पहले बस ये करो। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन उपन्यास युगों का पशु प्रधान अध्याय 102 जीवनबद्ध जानवरों का राजा। युगों का पशु प्रधान सी 102 जीवनबद्ध जानवरों का राजा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 102 जीवनबद्ध जानवरों का राजा। 6 पंखों वाला गोल्डरोक छोटी लड़की द्वारा पराजित हो गया, इससे पहले कि वह अपनी आत्मा स्रोत क्षमता का उपयोग कर सके। कहने की जरूरत नहीं है, ये वेई लिंगक्सुआन को आघात पहुंचाने के लिए पर्याप्त था, और इससे पहले कि वह पूरी तरह से समझ पाती, छोटी लड़की पहले ही आग की परछाइयों की झड़ी में गायब हो गई थी, उसकी ओर बढ़ते हुए। लिंगक्सुआन, सावधान! यहां तक कि वेई गोआओ और बाकी लोग भी अब अपना आपा नहीं रख सके। मर जाओ! उसकी आंखें लाल हो गईं क्योंकि वह अपने जीवनबद्ध जानवर को पराजित करने से उन्माद की स्थिति में प्रवेश कर गई थी। उसने अपनी आंखों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। वह जानती थी कि ली तियानमिंग क्या करने में सक्षम था, और यह केवल राजकुमारी लिंग के लगाव के कारण था कि वह उस समय वेई किंगई को हराने में कामयाब रहा। फिर भी, राजकुमारी अब उससे जुड़ी नहीं थी, लेकिन उसका गोल्डरोक अभी भी पूरी तरह से पराजित था। जितना अधिक उसने अपनी पूर्ण हार को नकारने की कोशिश की, वह उतनी ही भावुक हो गई। अपने हाथों में गोल्डफोर्ट तलवार के साथ, उसने एक बार फिर अपनी डेलाइट ऑरोरा तलवार कला का इस्तेमाल किया। कुल 18 वार करते हुए, उसने छोटी लड़की पर वार किया। निश्चित रूप से ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे जानवर इसका प्रतिकार कर सके। यंग हुओ उल्का की तरह नीचे झपटा, गति ने उसके पंजों को और भी शक्तिशाली बना दिया। अपनी चपलता और अपने पंजों की विनाशकारी क्षमता के साथ, ये निस्संदेह वेई लिंगक्सुआन का सबसे बुरा सपना था। 18 वार छोटे चूजे पर लगे, और फिर भी, उनमें से हर एक पतली हवा में से गुजरा था। यह उसकी सबसे गर्वित मार्शल आर्ट थी, जिसकी प्रशंसा वेई तियानकांग ने भी पहले की थी। जमीन पर जड़वत, वह डर से देखती रही क्योंकि छोटा चूजा उसके सामने आ गया। हम यहाँ चपटी छाती वाली लड़कियों का स्वागत नहीं करते। एक अश्लील युद्धघोष के साथ, जो कि मूर्खतापूर्ण खेल की सीमा पर था, यंग हुओ ने अपने पंजों से वेई लिंगक्सुआन की छाती पर प्रहार किया। एक भयानक धातु की चीख के साथ, चेनमेल उसके शरीर की ओर धंस गया। हालांकि यह टूटा नहीं था, लेकिन इसका प्रभाव लड़की को 20 शिष्यों के समूह में वापस भेजने के लिए पर्याप्त था। सिल्वर सेराफिक कवच के साथ भी, उसके आंतरिक अंग इस हद तक घायल हो गए थे कि वह खून खांस रही थी। यह संभव था कि कवच के बिना, वह शायद उस पंजे से मर जाती। लिंगक्सुआन! देख रहे शिष्यों ने जल्दी से वेई लिंगक्सुआन को उठाया। वे न केवल क्रोधित थे, बल्कि हैरान भी थे। अगर वे कहते कि वेई लिंगक्सुआन और उसके जानवर को ली तियानमिंग के जानवर ने अकेले ही हरा दिया, तो कौन उन पर विश्वास करेगा, जबकि वे सार्थक रूप से प्रतिरोध भी नहीं कर पाए। अगर ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि उसने खुद ये सब देखा था, तो वेई गुआओ इस पर विश्वास नहीं करता, भले ही वेई तियानकांग ने उसे यह बताया हो। लेकिन जो कुछ उनकी आंखों के सामने हुआ था, वह स्पष्ट रूप से कोई सपना नहीं था। किसने सोचा होगा कि कुछ मिनट पहले, वे ली तियानमिंग के तीसरे पैर को तोड़ने के बारे में मजाक कर रहे थे। उनमें से सबसे अधिक सदमे में वेई लिंगजुआन था, जो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के आघात से पीड़ित था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन जुवान एयर, क्या तुम ठीक हो? जुवान एयर। वेई गुआओ की आंखें भी उसी तरह लाल हो गई थी जब वह अपनी बहन के मुंह से बहते खून को देख रहा था, लेकिन वह उसके शरीर में कांप रही कंपन को छिपा नहीं सका। लेकिन कैसे? वह इतना ताकतवर कैसे है? वेई किंगई की मानसिकता और भी कमजोर थी, और वह अभी रोने की कगार पर था। अगले कुछ ही पलों में डर ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया। ली तियानमिंग की आकृति उसके लिए एक डर बन गई। क्या वह देहात का कोई अपंग नहीं था, जो पवित्र स्थान के प्रतिभाशाली लोगों के पीछे पड़ने के लिए अभिशप्त था? वह उनसे कैसे जीत सकता था? वेई किंगई ने ली तियानमिंग को कुछ धमकियों से डराना चाहा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह एक भी आवाज नहीं निकाल सकता। यह आपके बड़े चचेरे भाई का अनादर करने के लिए है। अगली बार यह मत सोचिए कि आप इतनी आसानी से बच जाएंगे। ली तियानमिंग की अनौपचारिक टिप्पणी उनके कानों में गूंजी, जिससे वे और भी क्रोधित हो गए। वास्तव में, ली तियानमिंग वेई मैनर और अपने चचेरे भाइयों के साथ अपने संबंधों पर जोर दे रहा था। सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी।
ये सब वेई जिंग को बचाने की उसकी योजना का हिस्सा था। म्यू यांग ने एक बार उल्लेख किया था कि सक्षम जूनियर की कमी हमेशा से ही वेई तियानकांग को चिंतित करती रही है। अगर ली तियानमिंग इस समस्या का समाधान कर सकता है, तो वेई तियानकांग द्वारा अपनी मां को ठीक करने की संभावना भी बहुत अधिक होगी। समस्या को हल करने का सबसे अच्छा तरीका वेई कबीले में एकीकृत होना होगा और दुनिया को ये घोषणा करनी होगी कि वह ली तियानमिंग वेई मैनर का सदस्य है। तभी उसके दादा उसकी उपलब्धियों को पहचानेंगे और स्वीकार करेंगे। ली तियानमिंग, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम आज यहां से सुरक्षित निकल सकते हो? अपनी बहन की चोट को देखकर वेई गोआओ का चेहरा नीला पड़ गया था। वह वेई लिंगक्सुआन से अलग था। ली तियानमिंग से बमुश्किल 3 महीने छोटा, उसे बचपन से ही सभी जरूरी संसाधन दिए गए थे। वह 8वें स्तर का स्पिरिट सोर्स था, स्वर्गीय सेप्टुप्लेट्स में से एक, और वेई मैनर की युवा पीढ़ी का सितारा भी। लीडरबोर्ड पर 5वें स्थान पर और एबिसल ट्रायल्स में भाग लेने के लिए सैंक्टम द्वारा सावधानीपूर्वक चुने गए लोगों में से एक, वेई गोआओ वेई लिंगक्सुआन से एक कदम आगे थे। वह ली तियानमिंग को अपनी बहन को पीटने और फिर बिना किसी सजा के जाने कैसे दे सकता था? उसने निश्चित रूप से म्यू यांग और ली तियानमिंग के बीच हुए वादे के बारे में सुना था कि अगर ली तियानमिंग उसे हरा सकता है तो म्यू यांग ली तियानमिंग को अपना शिष्य स्वीकार कर लेगा। वेई गोआओ खुद हमेशा इस बात से दुखी रहता था कि वह म्यू यांग से अगले शासक के रूप में पद प्राप्त करने में सक्षम नहीं था। वह इसके लिए म्यू यांग को दोष नहीं दे सकता था, क्योंकि यह वास्तव में वेई तियानकांग ही था जिसने म्यू यांग को उसे स्वीकार करने की अनुमति नहीं दी थी। वास्तव में वेई गोआओ हमेशा से म्यू यांग द्वारा किए गए इस वादे के प्रति उदासीन रहा था। हर कोई जानता था कि यह सिर्फ एक खोखला वादा था, ये देखते हुए कि ली तियानमिंग के लिए इसे पूरा करना कभी भी असंभव था। इसलिए उसने इसे मजाक समझकर टाल दिया था और इसके बारे में कभी नहीं सोचा था। लेकिन अब वह इसे मजाक के तौर पर नहीं ले सकता था। क्या उपशक्तिपति ने तुमसे वादा नहीं किया था कि अगर तुम मुझे हरा दोगे तो वे तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लेंगे? अच्छा, अब तुम्हारा मौका है। वेई गोआओ ने अपने दांतों के बीच से लाइन को दबाया। ली तियानमिंग हंसे। क्या तुम्हें इस बात का यकीन है? बेशक। वेई गोआओ ने वेई लिंगक्सुआन को वेई किंगी और बाकी लोगों को सौंप दिया। उसकी आंखों से एक सुनहरी चमक निकल रही थी जो ली तियानमिंग पर टिकी हुई थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तीसरा भाई। वेई लिंगजुआन आखिरकार बोलने लायक हो गई थी, हालांकि उसका चेहरा अभी भी कागज की तरह पीला था। हाँ, जुबान एर। वेई गोआओ का दिल अपनी बहन की हालत देखकर दुख गया। उसका सुधार बहुत बढ़िया है। मुझे वाकई उम्मीद नहीं थी कि वह आज इतना मजबूत होगा। वेई लिंगक्सुआन ने अपने होंठ काटे। वह ली तियानमिंग को ऐसा करने की इजाजत नहीं दे सकती थी। इसलिए तो आज उसे अपंग बनाने का तुम्हारा सबसे अच्छा मौका है। अगर तुम आज ऐसा नहीं करोगे तो शायद तुम भविष्य में भी ऐसा नहीं कर पाओगे। मुझसे वादा करो कि तुम उसके पैर तोड़ दोगे और सुनिश्चित करोगे कि वह फिर कभी सीधा खड़ा न हो सके। मुझसे वादा करो। तीसरे भाई। वेई लिंगक्सुआन ने आंसू भरी आंखों से कहा। तीसरे भाई, हमें इस खतरे से हमेशा के लिए छुटकारा पाना होगा, इससे पहले कि वह फ्लेमेलो रॉक के साथ और मजबूत हो जाए। उसकी उपस्थिति हम सभी के लिए एक अभिशाप है और वह और उसकी मां दोनों ही कबीले को शर्मिंदा करेंगे। चूंकि वह आज इस बारे में इतना घमंडी है, इसलिए बस वही करो जो बहन जुवान ने तुम्हें बताया है। वेई किंगई ने घबराहट में कहा। एक सामान्य अहंकारी व्यक्ति के लिए वह अभी एक काय के अलावा कुछ नहीं लग रहा था। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। भले ही मुझे नहीं लगता कि वह कभी मेरा पीछा कर पाएगा, लेकिन मैं आज ही इस खतरे से छुटकारा पा सकता हूँ। वेई गोआओ के होंठ मुड़े। उसका शरीर बहुत बड़ा था और उसकी मांसपेशियां शक्ति से भरी हुई थी। वेई लिंगक्सुआन या वेई किंगई की तुलना में वह धातु प्रकार के जानवरों के स्वामी की तरह लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ली तियानमिंग वज्र वानर का सामना कर रहा था। ली तियानमिंग, वह उन्मादी वेई लिंगक्सुआन की तुलना में पहले से ही बहुत शांत था। फिर भी उसकी आंखें इतनी लाल थीं मानो किसी भी क्षण उनमें से खून टपकने लगेगा। तुम्हारा मतलब है, चचेरी बहन? ली तियानमिंग ने जियांग फीलिंग की ओर मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और फिर वेई गोआओ का सामना किया। वेई गोआओ ने पूछा, क्या आप पहले अपना बायां पैर तोड़ना चाहते हैं या दायां? तुम मेरे पैर में इतनी दिलचस्पी क्यों रखते हो? क्या तुम इसे कहीं प्रदर्शित करने का इरादा रखते हो? या शायद तुम इसे हर जगह अपने साथ ले जाना चाहते हो ताकि तुम्हारी बहन जब चाहे इसे चाट सके? ली तियानमिंग उनसे कभी नहीं डरता था। चूंकि तुम्हें बात करना इतना पसंद है, तो मैं सबसे पहले तुम्हारी जीभ काट दूंगा।
वेई गुआओ ली तियानमिंग की ओर आगे बढ़ा और पूरा पत्थर का पुल उसके शरीर से कांप उठा। एक और कदम के साथ उसका जीवनबद्ध जानवर अपने जीवनबद्ध स्थान से हवा में उड़ गया, जिससे उनके आसपास की जमीन रोशन हो गई। ली तियानमिंग को पता था कि वेई गुआओ का जानवर 7 सितारा था, जैसा कि स्वर्गीय सेप्टुप्लेट्स के मामले में होता है। 7 सितारा जानवरों को शाही जानवरों के रूप में जाना जाता था, उन्हें सभी जीवनबद्ध जानवरों के राजा के रूप में ताज पहनाया जाता था। वे अन्य जीवनबद्ध जानवरों पर शासन करने के लिए पैदा हुए थे, और उनकी आभा अकेले ही निचले सितारों के लोगों को डराने के लिए पर्याप्त थी। वेई गुआओ के शरीर से हवा में उड़ने वाला शाही जानवर एक गोल्डरोक था, जो वेई लिंगक्सुआन की तुलना में और भी बड़ा था। ये निम्न स्तरीय 7 सितारा जीवनबद्ध जानवर था, 8 पंखों वाला गोल्डरोक। ली तियानमिंग के अपने 4 पंखों वाले गोल्डरोक को उस रूप तक पहुंचने में सक्षम होने के लिए 2 विकासों की आवश्यकता होगी। इसके पास मिडास की तुलना में न केवल 2 जोड़े पंख अधिक थे, बल्कि यह रक्त रेखा के मामले में भी कहीं बेहतर था। जैसे ही वह शानदार जानवर अपने 4 जोड़ी पंखों के साथ हवा में मंडराता, ली तियानमिंग को जल्द ही पता चल जाता कि क्यों किसी ने कभी यह नहीं सोचा था कि वह वेई गुआओ को हरा सकता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन उपन्यास युगों का पशु प्रधान अध्याय 103 9 गहन पर्वत विच्छेदक भयंकर तलवार। युगों का पशु प्रधान सी 103 9 गहन पर्वत विच्छेदक भयंकर तलवार। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 103 9 गहन पर्वत विच्छेदक भयंकर तलवार। म्यू यांग ने एक बार कहा था कि हालांकि वेई गुआओ वेई तियानकांग के मानकों पर खरे नहीं उतरते, फिर भी वे एक ऐसे शिखर हैं जिसे ली तियानमिंग पार नहीं कर सकते। चिलचिलाती धूप में वेई गुआओ का शरीर सुनहरी चमक से लहरा रहा था, जो उसकी भव्य आभा और जानवरों की तरह धड़कती उसकी मजबूत मांसपेशियों का परिणाम था। जहां तक दबंग और भयंकर 8 पंखों वाले गोल्डरोक की बात है, तो उसके पंख देखने वालों को तीखे ब्लेड की याद दिलाते थे, जो किसी तरह एक ही समय में अभेद्य कवच की छवि को भी सामने लाते थे। इस तरह के एक प्रभावशाली संयोजन के साथ वेई गुआओ वास्तव में स्वर्गीय सेप्टुप्लेट्स में से एक था। वेई गुआओ की हल्की सुनहरी आंखें ली तियानमिंग पर टिकी थीं। जब तक पत्थर का पुल हिलता, तब तक वह पहले से ही एक सुनहरी चमक में बदल चुका था। उसकी सारी जानवर की मुट्ठी पर केंद्रित थी, क्योंकि वह ली तियानमिंग की ओर तेजी से बढ़ रही थी। यह एक उन्नत स्रोत रैंक वाली युद्ध कला थी, वज्र मुट्ठी। वेई गुआओ के 7 सितारा जीवनबद्ध जानवर ने उसे 7 आत्मा स्रोत दिए, और उसके हिंसक 8वें स्तर के वज्र जानवर की के साथ मिलकर उसकी मुट्ठी को इतनी शक्ति दी कि वह हवा को हिला सके। उसकी मुट्ठी बहुत तेज थी और ली तियानमिंग को पर्याप्त रूप से जवाबी हमला करने का कोई मौका नहीं दिया। उसका दाहिना हाथ जियांग फीलिंग की कमर के चारों ओर लिपटा हुआ था, जबकि उसका बायां हाथ मुट्ठी को रोकने के लिए ऊपर उठा। एक क्षण बाद एक जोरदार टक्कर हुई, मानो दोनों हाथ धातु के बने हों। ये टूट गया है। वेई गुआओ ने कभी नहीं सोचा था कि ली तियानमिंग इतना दुस्साहस करेगा कि अपने हाथ का इस्तेमाल करके उसे रोक देगा। इसके साथ ही ली तियानमिंग का हाथ टूटना तय था। हालांकि जो एकमात्र चीज स्पष्ट रूप से हुई वह ये थी कि ली तियानमिंग हवा में घूम गया, उसकी बाहों में एक सुंदरी थी। वह एक पल बाद जमीन पर गिरा, पूरी स्थिरता और शालीनता की तस्वीर, उस प्रहार के पीछे की अधिकांश शक्ति बह चुकी थी। बड़े भाई, क्या आप ठीक हैं? जियांग फेलिंग ने पूछा। मैं ठीक हूं, लेकिन यार, ये गुदगुदी करता है। ली तियानमिंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन इतनी हिंसक शक्ति को इतनी आसानी से कैसे नकारा जा सकता था? हालांकि बायां हाथ सुरक्षित रहा, लेकिन प्रभाव ने ली तियानमिंग के अंगों को हिला दिया था। ली तियानमिंग एक सुंदरी के सामने लगभग शर्मिंदा हो गया था। लिंगर, मेरी मदद करो। ली तियानमिंग ने भौहें सिकोड़ी। उसे लगा कि वेई गुआओ को हराने के लिए उसे एक और स्तर की आवश्यकता होगी। जीतने के लिए आध्यात्मिक लगाव का उपयोग करना मू यांग की आवश्यकताओं के अंतर्गत नहीं आता था, लेकिन अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि उसका प्रतिद्वंद्वी उसे दबा रहा था। वेई गुआओ ने हमला जारी रखा, जबकि उसका गोल्डरोक ली तियानमिंग के चारों ओर चक्कर लगाता रहा। वे उसे भागने नहीं देना चाहते थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कोई समस्या नहीं। जियांग फेलिंग के लिए आध्यात्मिक लगाव में रहना ज्यादा सुरक्षित था। लापरवाही का एक पल भी उसकी मौत का कारण बन सकता था। आखिरकार, वो बहुत कमजोर थी। हमेशा की तरह जब जियांग फेलिंग ने खुद को उससे जोड़ा, तो उसके अंदर फिर से विस्फोटक और कायाकल्प करने वाली सनसनी दौड़ गई। बहुत मजबूत, छोटी लड़की के मन में भी ऐसी ही भावना उमड़ी। हालांकि ये भावना ली तियानमिंग जितनी बड़ी नहीं थी।
अगर दोनों के बीच लड़ाई होती तो छोटी लड़की ली तियानमिंग की प्रतिद्वंद्वी नहीं होती। हालांकि इसमें नारकीय स्रोत क्षमता थी और नारकीय ज्वाला की शक्ति बहुत भयानक थी। वेई गुआओ, मुझे वास्तव में आपको धन्यवाद देना है। ये प्यारा नया हथियार देख रहे हो। मुझे ये वाइस पोटेंटेट से मिला है क्योंकि आपने मेरी थंडरफायर चेन तोड़ दी है। ली तियानमिंग ने अपना ग्रेड 5 हथियार ब्लेजिंग ड्रैगन चेनब्लेड निकाला और कुछ समय के लिए इसे दिखाया। यह उनके पुराने हथियारों की तुलना में गुणात्मक रूप से बेहतर था, जिसके कई कारण थे। उनमें से एक, विशेष रूप से, इसकी नोक पर तेज ब्लेजिंग ड्रैगन फैंग था, जिससे वह विरोधियों को भेद सकता था। इसके साथ ली तियानमिंग के पास अब लड़ाई में और भी विकल्प थे, प्रतिद्वंद्वी को जकड़ने और कोड़े मारने के अपने मूल विकल्पों से परे। म्यू यांग ने एक बार कहा था कि यह हथियार वास्तव में दो अलग अलग हथियारों का संयोजन था। वास्तव में ब्लेजिंग ड्रैगन फैंग को खंजर के रूप में इस्तेमाल करने के लिए हटाया जा सकता था। ली तियानमिंग ने पहले क्रिम्सन ब्लड डैगर का इस्तेमाल किया था, इसलिए ब्लेजिंग ड्रैगन फैंग के साथ उनकी क्षमता भी काफी भयानक थी। खंजर और जंजीर अब ली तियानमिंग के पसंदीदा हथियार थे। चेनब्लेड के सामने आने पर वेई गुआओ की आंखों में द्वेष झलकने लगा। उसने सुना था कि म्यू यांग ने ली तियानमिंग के साथ अच्छा व्यवहार किया था, लेकिन उसे कार्रवाई में देखने पर इसका स्वाद काफी खट्टा था, ये तो तय है। इन सभी वर्षों में वेई गुआओ को लगा कि म्यू यांग ने उसके प्रति पर्याप्त चिंता नहीं दिखाई, भले ही म्यू यांग ने कहा कि यह वेई तियानकान की राय के कारण था और उसने निश्चित रूप से उसे कोई हथियार उपहार में नहीं दिया था। और फिर भी किसी बाहरी व्यक्ति को, जिसकी प्रतिष्ठा बहुत खराब थी, एक वस्तु प्रदान कर दी गई। वेई गुआओ को जो महसूस हुआ वह ईर्ष्या नहीं थी। हथियार और स्पिरिट जेड ऐसी चीजें थीं जिनकी उसे कभी कमी नहीं रही। वेई गुआओ की पहचान के साथ उसे अपने पिता वेई तियानक्सियों को पीछे छोड़ते हुए स्वर्ग के अभयारण्य का भावी उत्तराधिकारी बनना चाहिए था। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, जो उसका हक था वह उससे दूर होता गया। इसलिए ब्लेजिंग ड्रैगन चेनब्लेड को देखकर उसके दिल में हमेशा से मौजूद सारी उदासी दूर हो गई थी। इसने वेई लिंगक्सुआन को मिली मार के साथ मिलकर उसकी दृष्टि को लाल कर दिया। उसकी भावनाओं ने उसके 8 पंखों वाले गोल्डरोक को संक्रमित कर दिया, जिससे वह और अधिक क्रूर हो गया। वेई गुआओ ने ठंडे स्वर में कहा, अगर मैं एक बार तुम्हारा हथियार तोड़ सकता हूं, तो मैं स्वाभाविक रूप से दूसरी बार भी ऐसा कर सकता हूं। उसने अपना हथियार निकाला, जो कि 5वीं श्रेणी का जानवर का हथियार था और ली तियानमिंग के हथियार से किसी भी तरह से कमतर नहीं था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह एक सुनहरा कृपाण था जो हरे रंग के स्वर्गीय पैटर्न से ढका हुआ था, जिसका आकार एक सुनहरे पंख जैसा था। यह सूर्य के प्रकाश में एक सुनहरी चमक देता था और इसकी दमनकारी शक्ति को दूर से भी महसूस किया जा सकता था। 20 मीटर दूर से भी आम लोगों को अपनी त्वचा पर चुभने वाला दर्द महसूस होता था। इसे क्रिप्टिक गोल्ड फेदर कहा जाता है। इसे धातु प्रकार के स्पिरिट अयस के साथ साथ क्रिप्टिक अनलिंग एनर्जी के रूप में जानी जाने वाली धातु प्रकार की स्पिरिट खतरे के संयोजन से बनाया गया था। क्रिप्टिक अनलिंग एनर्जी शक्तिशाली और तेज थी, जो आसानी से मांस को चीरने में सक्षम थी। वेई गुआओ ने हत्या के इरादे से अपना क्रिप्टिक गोल्ड फेदर उठाया। ली तियानमिंग, वेई कबीले का खून तुम्हारे अंदर बह सकता है, लेकिन तुम अभी भी कचरा हो। वेई गुआओ ने दहाड़ते हुए कहा और अपने क्रिप्टिक गोल्ड फेदर को चलाते हुए उसकी हत्या करने की मंशा को बढ़ा दिया। पत्थर का पुल फिर से हिल गया जब उसने ली तियानमिंग पर हमला किया। युद्ध कला, 9 गहन पर्वत विच्छेदन भयंकर तलवार को उजागर किया। ये भयंकर कृपाण कला एक पहाड़ को चीरने में सक्षम थी, जो वेई गुआओ के लिए एक अच्छी फिट थी। उसी समय उसके ऊपर गोल्डरोक ने अपनी आत्मा स्रोत क्षमता को उजागर किया और एक सुनहरा गोलाकार ढाल ने वेई गुआओ को घेर लिया। ली तियानमिंग ने पहले भी वेई गुआओ की जांच की थी। आमतौर पर उसने अपने संभावित विरोधियों के बारे में एक निश्चित मात्रा में समझ रखने की आदत बना ली थी। पारदर्शी सुनहरी ढाल ने वेई गुआओ के पूरे शरीर को ढक लिया था और इसकी सतह सिकाडा के पंख की तरह लग रही थी। इस क्षमता को गोल्डन सिकाडा शील्ड कहा जाता था और इसे गोल्डन शील्ड सिकाडा, एक जंगली जानवर से परिष्कृत किया गया था। 7 सितारा जानवर के रूप में 8 पंखों वाला गोल्डरोक 7 स्पिरिट सोर्स क्षमताओं का उपयोग कर सकता था, जो सभी शक्तिशाली थीं। गोल्डन सिकाडा शील्ड का उपयोग करने के बाद गोल्डरोक एक चक्करदार सुनहरे शंकु में बदल गया और ली तियानमिंग पर हमला किया। यह एक और स्पिरिट सोर्स क्षमता थी, गोल्डन ड्रिल। वेई गुआओ की आक्रमण शैली वास्तव में काफी प्रभावी थी। एकाग्रता में थोड़ी सी चूक रक्षक को दबाने और मारे जाने के लिए पर्याप्त होगी।
हालांकि उसके अंदर एक सुंदरता और उसके साथ एक भाई के साथ, ली तियानमिंग अब अविश्वसनीय रूप से गर्म खून का अनुभव कर रहा था। उसे जीवन में और क्या चाहिए था? वह इस रास्ते पर अकेले नहीं चल रहा था। यंग हुओ, अब हम क्या कहें? हमें क्या कहना है? चलो उन्हें पकड़ो, उन्हें पीटें। ली तियानमिंग की आंखें जुनून से जल उठी। छोटी लड़की और उसने उन विरोधियों पर हमला किया जो उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली थे। मौत को दावत देना। वेई गुआओ के 9 गहन पर्वत काटने वाले भयंकर तलवार और उसके जीवन बद्ध जानवर के गोल्डन ड्रिल दोनों ने ली तियानमिंग को निशाना बनाया। उन्होंने छोटी लड़की को अनदेखा कर दिया, क्योंकि वह छोटी तरफ थी, जिससे उस पर वार करना मुश्किल था। यंग हुओ, मैं इसे नष्ट कर दूंगा। अवसर की तलाश करो। ली तियानमिंग को पता था कि यंग हुओ की विशेषताओं के साथ, अगर वह अच्छे मौके की प्रतीक्षा में रहती तो उसके पास अधिक विनाशकारी शक्ति होती। बस मरना मत। छोटी चिड़िया ने खुद को ट्रैक करना और भी मुश्किल बनाने के लिए फ्लेमिंग शैडो फ्लैश का इस्तेमाल किया। उसका छोटा आकार निश्चित रूप से एक बढ़त थी। एक साथ समन्वय करते समय एक अच्छी रणनीति की आवश्यकता थी। ली तियानमिंग ने दुश्मन के उन्मत्त हमलों को सहन किया, जबकि वेई गुआओ की रहस्यमयी अडिग ऊर्जा बाहर फूट पड़ी। चेनब्लेड नाच रहा था, अपने दुश्मन के हमले को रोकने के लिए तैयार था। कुछ ही देर बाद आने वाली कृपाण से जोरदार टक्कर हुई, जिसके परिणामस्वरूप होने वाली ध्वनि ने कई अन्य लोगों को सचेत कर दिया। कुछ ही देर बाद गोल्डन ड्रिल आ गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास युगों का पशु प्रधान अध्याय 104 शैतानी नीला मंत्र। युगों का पशु प्रधान सी 104 शैतान नीला मंत्र। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 104 शैतानी नीला मंत्र। ली तियानमिंग ने अपने फ्लेमिंग शैडो फ्लैश का इस्तेमाल करते हुए खुद को एक तरफ फेंक दिया, ताकि एक घातक हमले से बचा जा सके। उसी समय उसकी काली भुजा बाहर निकली और उसने 8 पंखों वाले गोल्ड रोक के सिर पर एक स्प्रिंग हैवी स्ट्राइक किया। दुर्भाग्य से 7 सितारा जानवर फुर्तीला था। ली तियानमिंग के हमले को चकमा देते हुए उसने एक और आत्मा स्रोत क्षमता, हेल ऑफ ब्लेड से जवाबी हमला किया। इसके 8 पंख अचानक 8 विशाल कृपाणों में बदल गए, जो एक साथ ली तियानमिंग पर हमला कर रहे थे। दोतरफा हमले के तहत ली तियानमिंग ने कुछ ही क्षणों में खुद को बैकफुट पर पाया। यंग हुओ, फिर भी केवल ली तियानमिंग पर ध्यान केंद्रित करना सबसे चतुर रणनीति नहीं थी। किसी तरह यंग हुओ बिना आवाज के गोल्डरोक के सिर पर प्रकट हुई। गोल्डरोक की आंखों पर 3 बार वार किया। 1 स्प्रिंग, 2 स्प्रिंग, 3 स्प्रिंग। भारी पंजा। छोटी लड़की आदिम अराजकता जानवरों में निहित बर्बरता को छिपाने में असमर्थ नहीं थी। दया और सम्मान का मतलब लड़ाई में कुछ भी नहीं था। कमजोर बिंदु ही उसका पसंदीदा लक्ष्य थे। अपने पूरे शरीर को सुनहरे पंखों से ढंकने के कारण इसकी कमजोर जगहें गोल्डरोक के सिर पर कुछ स्थानों तक सीमित थी। गोल्डरोक ली तियानमिंग पर हमला करने में व्यस्त था, तभी अचानक ये हमला हुआ। जल्दी में उसने यंग हुओ पर सुनहरी रोशनी की एक किरण फेंकने से पहले चकमा देने की कोशिश की। हालांकि वह एक हमले से बच सकता था, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में तीनों से असंभव। छोटे चूजे के तीसरे पंजे के हमले ने गोल्डरोक की आंख को सीधे बाहर निकाल दिया। खून की बौछार से नहाया हुआ ली तियानमिंग भी बर्बरता में हारने वाला नहीं था। उसने आने वाले कृपाण के वार को चकमा दिया, इससे पहले कि वह अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल करके वेई गुआओ की कृपाण को रोक सके। एक दिल की धड़कन के बाद धधकते ड्रैगन चेनब्लेड आसमान की ओर उड़ गया, जैसे कोई ड्रैगन अपनी मान से निकल रहा हो, और सीधे गोल्डरोक की आंख में घुस गया जिस पर छोटे चूजे ने हमला किया था। 8 पंखों वाला गोल्डरोक बुरी तरह चिल्लाया, फिर युद्ध के मैदान से बुरी तरह भाग गया। ईमानदारी से कहें तो ली तियानमिंग वेई गुआओ के जीवन बाधित जानवर को वहीं मार सकता था। हालांकि उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वे अंत में चचेरे भाई थे। फिर भी वह स्पष्ट था कि इससे उसे वेई गुआओ से कोई आभार नहीं मिलने वाला था, बल्कि इससे वह और भी अधिक क्रोधित हो गया। उसने मुझे रोकने के लिए अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल किया। भले ही उस कपड़े के नीचे उसका कवच हो, फिर भी प्रभाव से वह टूट जाना चाहिए था। वेई गुआओ कपड़े के नीचे कुछ काले तराजू देख सकता था, लेकिन उसने इसे कवच के रूप में लिया। जैसे ही वह उदास महसूस कर रहा था, छोटी लड़की उस पर हमला करने के लिए प्रकट हुई। वेई गुआओ क्रोधित था, लेकिन उसने इसे अपने निर्णय में बाधा नहीं बनने दिया। अब जब गोल्डरोक भाग गया, तो छोटी लड़की और ली तियानमिंग ने वेई गुआओ पर ध्यान केंद्रित किया। लड़ाई का सार प्रतिद्वंद्वी को कोई मौका नहीं देना था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जाओ। ली तियानमिंग और छोटी लड़की ने एक साथ हमला किया। छोटी लड़की ने आग से बना एक खूबसूरत फीनिक्स उगल दिया।
हवा में चमक थी क्योंकि नरक की आग वेई गोआओ के करीब आ गई, सीधे उसके शरीर पर गिर गई। ज्वलंत छाया फ्लैश के साथ ली तियानमिंग फीनिक्स की तुलना में थोड़ा धीमा था। जैसे ही आग ने वेई गोआओ को घेर लिया, ली तियानमिंग ने आसानी से 3 बार मुक्का मारा। 1 स्प्रिंग, 2 स्प्रिंग, 3 स्प्रिंग, भारी प्रहार, तोड़ो। वेई गोआओ अभी भी निडर बने हुए थे क्योंकि उन्होंने एक और कृपाण कला के साथ वार किया, जिसका उद्देश्य इन्फेनल ब्लेज को चीरना था। हालांकि उन्हें निराश होना पड़ा। इन्फेनल ब्लेज को बुझाना असंभव था। इसे 2 टुकड़ों में काटने से भी यह उस पर गिरने से नहीं रुका। जैसे जैसे भयानक लपटें जलती गईं, उनकी धातु जैसी त्वचा भी जलने लगी, जिससे वेई गोआओ की चीखें निकलने लगी। ली तियानमिंग के 3 घूंसे एक पल बाद उसकी छाती पर लगे, जिससे वह उड़ गया। हालांकि वह अभी भी जल रहा था, इसलिए वेई लिंगक्सुआन और बाकी लोगों ने उसे पकड़ने की हिम्मत नहीं की। वह जमीन पर गिर पड़ा और चीखते हुए इधर उधर लुढ़कने लगा। ली तियानमिंग ने राहत की सांस ली। लड़ाई खत्म हो गई थी। ये लड़ाई यंग हुओ और उसके बीच अब तक के समन्वय का सबसे अच्छा प्रदर्शन था। इस तरह की और लड़ाइयां ली तियानमिंग के साधना पथ के लिए बहुत मददगार होंगी। जानवरों के स्वामी की लड़ाइयों के लिए तालमेल होना एक महत्वपूर्ण कारक था। ली तियानमिंग और यंग हुओ अब काफी उच्च स्तर पर थे। उन्हें एक दूसरे के इरादों को समझने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं थी। मेरे चचेरे भाई, क्या तुम हार मान लेते हो? अगर हाँ, तो मैं उस आग से छुटकारा पा सकता हूँ। ली तियानमिंग ने लापरवाही से हंसते हुए कहा, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। मैं मानता हूँ। वेई गोआओ चिल्लाया, उसकी पीड़ा भरी चीख ने उसके आसपास के लोगों को बुरी तरह डरा दिया। आखिरकार, वह कोयला बनने की कगार पर था। इस दौरान वेई गोआओ ने झील में छलांग भी लगाई थी, लेकिन इससे कोई मदद नहीं मिली थी। अच्छा अच्छा, यह एक अच्छा छोटा बच्चा है। छोटे चूजे ने नरक की ज्वाला को वापस अंदर खींच लिया, और बाद में संतुष्ट डकार ली। दर्शकों की निगाहों के सामने वेई गोआओ का जला हुआ चेहरा सामने आया। उसके होठों से सूखा खून बह रहा था, और जिस तरह से वह चल रहा था, उससे लगता था कि शायद उसकी कुछ पसलियां टूट गई थी। वेई गोआओ ने अपने जीवन में पहले कभी इतनी आसानी से हार नहीं मानी थी। अब भी उसका गोल्ड रोक उलझन में हवा में घूम रहा था। दयनीय चीखें हवा में भर रही थीं। उसकी चोटें और भी गंभीर थीं, और शायद वह अपने जीवन के बाकी समय में एक आंख वाला ही रहेगा। ली तियानमिंग के पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। वेई गोआओ कमजोर नहीं था। अगर वह कमजोर जगह पर जाकर क्रूर नहीं होता, तो वह अब जमीन पर होता। वेई गोआओ अपने पैरों पर वापस खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहा था, अभी भी घबराहट और सदमे की स्थिति में उलझा हुआ था। उसे यह जानने के लिए देखने की जरूरत नहीं थी कि वेई मैनर के युवा, जैसे कि वेई लिंगक्सुआन और वेई किंगई, उसे आतंक में घूर रहे थे। इग्निस पोलिस में हर कोई इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था कि ली तियानमिंग कितना मजबूत है जब उसने कुछ समय पहले ही लिन जियाओशियाओ को हराया था। कुछ समय पहले ही। अब, स्वर्गीय सेप्टुप्लेट्स में से एक, वेई गोआओ, उसके पैरों पर रो रहा था। उनकी हत्या की मंशा अब भय में बदल गई है, क्योंकि भीड़ को सामूहिक रूप से इसका निहितार्थ समझ में आ गया है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वेई लिंगक्सुआन और वेई किंगी ने अपने पैरों के कांपने पर ध्यान नहीं दिया था। वेई लिंगक्सुआन, विशेष रूप से, यह मान लेती कि वह एक सपने में थी अगर उसके शरीर में दर्द न होता। 10 दिन पहले, ली तियानमिंग ने राजकुमारी लिंग की मदद पर भरोसा करके वेई किंगी को हराया था। केवल एक राक्षस ही इतनी तेजी से इतनी प्रगति कर सकता है। वेई मनो का अपमान। माँ बेटे की जोड़ी एक शर्मिंदगी थी। वे सभी चीजें जो उसे ली तियानमिंग को नीचा दिखाने देती थीं, वे गायब हो गईं, पीछे आतंक छोड़ गईं। ली तियानमिंग को कुछ दिन पहले की बात याद आ गई और वह मुस्कुरा उठे। ओह ठीक है, चूंकि पूरा गिरोह यहाँ है, इसलिए आप सभी एक बार फिर दिखा सकते हैं कि आप कितने हैरान हैं। ली तियानमिंग ने अपने हाथों को एक साथ ताली बजाई, फिर उन्हें गंभीरता से देखने के लिए रुका। चचेरे भाई वेई लिंगक्सुआन, आप में अभिनय करने की काबिलियत जरूर है। लेकिन कृपया वेई किंगई से मत सीखिए। किसी लड़की के लिए डर के मारे पेशाब करना अच्छा नहीं होगा। ली तियानमिंग के शब्द वेई लिंगक्सुआन के लिए एक बुरे सपने की तरह थे। उसने जवाब देने की हिम्मत नहीं की, बल्कि घबराकर पीछे हट गई। क्या तुम ऐसी बातें तो नहीं कहोगे कि तुम मुझे अपमानित करोगे या मेरे पैर तोड़ दोगे? ली तियानमिंग ने पूछा। नहीं नहीं। वेई लिंगजुआन कांप उठा। तुम एक बेहतरीन पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति हो। अगर तुम में इतनी हिम्मत नहीं है, तो वापस जाओ और डैडी और मम्मी से मुझे सजा दिलवाओ, ली तियानमिंग ने कहा।
ली तियानमिंग। वेई गुआओ आखिरकार अपने पैरों पर खड़ा हो गया, उसकी आंखें लाल हो गई थी। किसी ने भी नहीं सोचा था कि तुम इतने मजबूत हो। लेकिन अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारे लिए इतना ही काफी है, तो ये बड़ी गलती है। अरे, मैं तो बस आंख के बदले आंख ले रहा था। मैं तुम्हें ये बता दूं, अगर मैं यहाँ बड़ा हुआ होता, तो मैं अब तक जूनियर पोटेंटेट बन चुका होता। चलो यहाँ खुलकर बात करते हैं, है ना? ली तियानमिंग ने नाटकीयता के लिए विराम लिया। तुमने इतने सारे संसाधनों का इस्तेमाल किया, फिर भी तुम अभी भी कचरा हो। शायद यही मतलब था कि हत्या के लिए आगे बढ़ना था। वेई गुआओ लड़खड़ाते हुए 3 कदम पीछे हट गया, उसके सारे बाल अपमान से कांप रहे थे। अगर मैं आज तुम्हें नहीं मारूंगा तो मेरा उपनाम वेई नहीं रहेगा। वेई गुआओ ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और आंखें सिकोड़ ली और ली तियानमिंग को घूरने लगा। ली तियानमिंग ने अपनी बाहें फैला दी। जब आप तैयार हो तब तैयार हूं। तीसरे भाई, मत करो। वेई मैनर के बाकी युवाओं ने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। केवल स्वस्थ वेई किंगई ने वेई गुआओ को खींचने की कोशिश की। चले जाओ। वेई गुआओ ने उसे दूर फेंक दिया। अगले ही पल, ली तियानमिंग ने देखा कि वेई गुआओ की आंखों में बैंगनी रंग आ गया था, जो राक्षसी और अजीब, क्रूर और खूनी लग रहा था। रक्त प्रवाह को उलट दे और इसे नीला रंग दे, शैतान दुनिया पर उतर आए हैं। वेई गुआओ ने ये शब्द कहे, हर शब्दांश में एक अजीब सी आवाज गूंज रही थी, और उसका शरीर बदलने लगा। तीसरे भाई, ऐसा मत करो। शैतानी नीला जादू तुम्हें नष्ट कर देगा। वेई लिंगक्सुआन कुछ सोच रही थी, और घबराहट में उसका चेहरा पीला पड़ गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास युगों का पशु प्रधान अध्याय 105 बिल्कुल भी बुरा नहीं है ना? युगों का पशु प्रधान सी 105 बिल्कुल भी बुरा नहीं है ना? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 105 बिल्कुल भी बुरा नहीं है ना? दुख की बात है कि वेई लिंगक्सुआन की बातें अनसुनी हो गईं, क्योंकि वेई गुआओ ने पहले ही अपना शैतानी नीला मंत्र पढ़ लिया था। उसके रक्त का प्रवाह उलट गया, और उसकी नसें लाल से गहरे नीले रंग में बदल गईं। इस बदलाव ने न केवल उसकी आभा को सशक्त किया, बल्कि उसे शैतानिकी में भी लपेट दिया। आखिर यह क्या है? ली तियानमिंग को पता चल गया कि यह किसी तरह की विशेष तकनीक थी, किसी भी युद्ध कला या साधना तकनीक से अलग जो उसने पहले देखी थी। वास्तव में, इसने उसे अपने स्वयं के गॉडसोल कैनन की याद दिला दी। यह शैतानी नीला जादू है, एक वर्जित तकनीक। उसे रोको, जब वह इसका इस्तेमाल करेगा तो उसे बहुत नुकसान होगा। वेई लिंगक्सुआन ने रोते हुए कहा। यहां तक कि वेई किंगई भी इस बात से अनजान था कि क्या हो रहा था। स्पष्ट रूप से, केवल भाई बहन ही इस बारे में जानते थे। ली तियानमिंग को नहीं पता था कि इसे कैसे रोका जाए। हालांकि उसने वर्जित तकनीकों के बारे में सुना था, और वे एक प्रकार की निषिद्ध विशेष तकनीकें थीं जो बेहद क्रूर या अक्षम्य दुष्प्रभावों के लिए जानी जाती थीं। स्पष्ट रूप से, इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए था क्योंकि यह निषिद्ध था, लेकिन वेई गुआओ ने फिर भी इसका इस्तेमाल किया था। एक प्रतिष्ठित कबीले के सदस्य के रूप में, उसे पहले स्थान पर ऐसी तकनीक नहीं रखनी चाहिए थी। डेविल ब्लू इनकंटेशन ने वेई गुआओ को मजबूत किया, जैसे कि लिंग एर ने अपने आध्यात्मिक लगाव से दूसरों को मजबूत किया। लेकिन लगाव के विपरीत, वेई गुआओ इस तकनीक का उपयोग करने के बाद पीड़ित होगा। ली तियानमिंग को यह महसूस हो गया था कि वेई गुआओ की त्वचा के गहरे नीले रंग में बदल जाने के कारण, उसकी हत्या की मंशा कई गुना बढ़ गई थी। हा, ली तियानमिंग, आज तुम मर जाओगे। वेई गुआओ का नीला चेहरा विकृत हंसी में बदल गया। किस लिए? हारना जीवन का हिस्सा है, और ऐसा नहीं है कि मुझे तुमसे कोई दुश्मनी है। अगर तुम सिर्फ आज मुझे हराने के लिए खुद को नष्ट करना चुनते हो, तो इससे सिर्फ यही पता चलता है कि तुम इस जीत के लायक नहीं हो। ली तियानमिंग ने भौहें सिकोड़ी। वेई गुआओ की हरकतों ने ली तियानमिंग को और भी ज्यादा तिरस्कार करने पर मजबूर कर दिया। वह 20 साल का था, फिर भी उसे नहीं पता था कि खुद के लिए कैसे जिम्मेदार होना चाहिए। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वेई तियानकांग को क्यों लगा कि जूनियर पीढ़ी अपर्याप्त थी। साधना के स्तर को छोड़ दें, तो उनकी मानसिकता और उनका रवैया बस कटौती के लायक नहीं था। मैं बस तुम्हें मरवाना चाहता हूं। वेई गुआओ मुस्कुराया। बेशक वह मारने का इरादा रखता था। डेविल ब्लू इनकेंटेशन के प्रभाव में, वेई गुआओ अब जो शैतानी की निकाल रहा था, वह ली तियानमिंग ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। अगर वे सीधे भिड़ते, तो ली तियानमिंग इस लड़ाई में मर भी सकता था। वेई गुआओ इस समय 9वें स्तर के स्पिरिट सोर्स जितना शक्तिशाली था।
मरो। वेई गोआओ ने एक बार फिर उसकी ओर वार किया, जिससे पत्थर का पुल कांप उठा और जबरदस्त बल के कारण लगभग टूट गया। लेकिन अगले ही पल वेई गोआ फर्श पर गिर पड़ा। उसके ठीक पीछे सफेद वस्त्र पहने एक पत्थर के चेहरे वाला बुजुर्ग दिखाई दिया। ली तियानमिंग ने राहत की सांस ली। बुजुर्ग एक शक्तिशाली आभा दे रहा था और उसके बर्फीले ठंडे हाव भाव उसके जिद्दी रूप को छिपा नहीं पा रहे थे। वह ली तियानमिंग के दादा, स्वर्ग के पवित्र स्थान के शासक वेई तियानकांग थे। किसने सोचा होगा कि वेई मनो के ठीक बाहर लड़ाई के कारण उसे हस्तक्षेप करना पड़ा था। उसने एक भी शब्द नहीं बोला था, लेकिन उसके हाव भाव वेई लिंगक्सुआन और अन्य वेई शिष्यों को फर्श पर घुटने टेकने के लिए पर्याप्त थे, जबकि पूरे समय वे कांप रहे थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दादाजी, कृपया तीसरे भाई को बचा लीजिए। उसने एबिसल युद्ध क्षेत्र में डेविल ब्लू इनकेंटेशन प्राप्त किया था और उसने मुझसे कहा था कि मैं इसके बारे में किसी को न बताऊं। वेई लिंगक्सुआन की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वे जानते थे कि वे मुसीबत में थे। वेई तियानकांग ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने वेई गोआओ को उठाया, उसे पुल के खंभे के सहारे खड़ा किया और अपनी शक्ति को प्रवाहित करना शुरू कर दिया। असंख्य सफेद धागों से बनी एक रहस्यमयी शक्ति उसके हाथ से वेई गोआओ के शरीर में प्रवाहित होने लगी। उबलती शैतानी शक्ति शांत होने लगी और वेई गोआओ की त्वचा पर नीला रंग भी धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। हालांकि अशुभ नीला रंग पूरी तरह से गायब होने में काफी समय लगेगा। क्या हो रहा है? तभी वेई मैनर से लोगों का एक और समूह उभरा, जिसमें फ्लेमेलो चांसलर वेई तियानेक्सियोग, हॉल ओवरसियर वेई जिकुन और प्रतिबंधों के संरक्षक वेई किंग शामिल थे। जाहिर है, शैतानिकी के प्रकोप ने सभी का ध्यान आकर्षित किया था। पहली चीज जो उन्होंने देखी वह थी गंभीर रूप से घायल वेई गोआओ, खून से लथपथ और रोते हुए वेई लिंगक्सुआन और कुछ सदमे में डूबे जूनियर्स। गोआओ गोआओ को क्या हुआ? शैतानी नीला मंत्र, लेकिन उसे यह कैसे पता चलेगा? वेई तियानेक्सियोग भी हैरान रह गया। उसने अपने पिता को परेशान करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह केवल वेई लिंगक्सुआन की ओर देख सकता था। वह अभी अभी आया था और उसे अभी अभी हुई घटनाओं के बारे में पता नहीं था। ये वेई किंग और वेई जिकुन के लिए भी सच था। बाद वाले ने ली तियानमिंग और जियांग फेलिंग को भी देखा था, जिन्होंने आध्यात्मिक लगाव को समाप्त कर दिया था और घबराहट से देख रहे थे। वेई कबीले के लोग बिल्कुल भी दोस्ताना नहीं दिख रहे थे, और उसे डर था कि वे ली तियानमिंग को दंडित कर सकते हैं। पत्थर के पुल के दूसरी तरफ कई अलौकिक गुरु हंगामे से चौंक गए थे और वे भी आ गए थे। उप शक्तिशाली मुयांग उन सभी में सबसे तेज थे, क्योंकि उन्होंने अभी अभी सेज चेन को भेजा था जब उन्होंने यहाँ की घटनाओं को देखा। यहाँ 7 अलौकिक गुरु थे, जिनमें किनशे, लियू जुयाओ, झाओ तियानचेन और फेंग वगुआंग शामिल थे। उनमें से झाओ तियानचेन वेई गोआओ के गुरु थे और वेई गोआओ की चोटों को देखते ही उनके हाव भाव बदल गए थे। हालांकि यह महसूस करने के बाद कि वेई तियानकांग अपने शिष्य की देखभाल कर रहे थे, वे केवल एक तरफ खड़े रह सकते थे। लिंगक्सुआन, क्या हुआ? म्यू यांग को पता था कि वे यहाँ ली तियानमिंग का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जूनियर्स के बीच झगड़े होना आम बात थी। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वेई गोआओ ऐसी गलती कर देगा। सबकी नजर उस पर पड़ने से वेई लिंगजुआन तनाव में आ गई। तीसरे भाई को एबिसल युद्ध क्षेत्र से डेविल ब्लू मंत्र मिला और उसने कहा कि वह इसका उपयोग केवल जीवन धमकाने वाली स्थितियों में करेगा। उसने मुझे किसी को बताने नहीं दिया। वाह! वेई लिंगक्सुआन अंत में रो पड़ा, लेकिन दर्शकों के लिए ये जानना पर्याप्त था कि शैतानी की वेई गोआओ के डेविल ब्लू मंत्र से आई थी। म्यू यांग ने कहा, डेविल ब्लू मंत्र एक निश्चित तकनीक है जो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, और यह आखिरी चीज है जिसका किसी को भी उपयोग नहीं करना चाहिए। गोआओ ने यहाँ शैतानी नीले जादू का प्रयोग क्यों किया? चांसलर हैरान था, खासकर ये देखकर कि उसका बेटा और बेटी दोनों घायल हो गए थे। तीसरा भाई उससे हार गया था और उसने तीसरे भाई का अपमान भी किया था। इसलिए तीसरा भाई उसे बर्दाश्त नहीं कर सका। वेई लिंगक्सुआन ने ली तियानमिंग की दिशा में इशारा किया, लेकिन उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं हुई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या तुम पागल हो गए हो? वेई तियानेक्सियोग ने थूका। वेई गोआओ को ली तियानमिंग ने हरा दिया, और यहाँ तक कि उसने डेविल ब्लू मंत्र का सहारा भी लिया। क्या वे सभी सामूहिक रूप से मतिभ्रम में थे? लिंगक्सुआन, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ली तियानमिंग सिर्फ 15 साल के बच्चों को ही धमका सकता है, वह गोआओ को कैसे मात दे सकता है? वेई जिकुन ने भौहें सिकोड़ी। वह हाल ही में पहले से ही बुरे मूड में था क्योंकि मू वान ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया था। अगर मू यांग उप शक्तिशाली न होता तो वह शायद इस बारे में ज्यादा जोरदार हो सकता था, लेकिन
वैसे भी ली तियानमिंग अब उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं था जब से वह गर्भगृह में आया था। भले ही लड़के में पूरी तरह से तालमेल था, लेकिन वे जिकुन जानता था कि ली तियानमिंग क्या करने में सक्षम है और क्या नहीं। नहीं पिताजी, उनके जीवन बंधित जानवर ने बहन जुवान को मार गिराया, और जब भाई हाओ ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो उसने भाई हाओ को भी हरा दिया। भाई हाओ के पास शैतानी नीले जादू का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वेई किंगई ने कहा। क्या बकवास है। वेई जिकुन हैरान रह गया। चाचा कुन, किंगी सच बोलती है। हमें ये भी नहीं पता कि वह भाई गोआओ को कैसे हरा पाया। ये राजकुमारी लिंग के आध्यात्मिक लगाव के कारण होगा। भले ही पहले तो कोई भी वेई लिंगक सुआन पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब सभी जूनियर्स ने उसकी बात को सही ठहराया तो पुल पर सन्नाटा छा गया। ली तियानमिंग दबाव महसूस कर सकता था क्योंकि सभी सीनियर्स उसकी ओर देख रहे थे। तुम मुझे इसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। यह उसकी गलती है कि वह बहुत कमजोर है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि जब वह मुझ पर हंस रहा था तो उसने मुझे कोई मौका दिखाया था, और मुझे कैसे पता चलता कि उसके पास डेविलेब्लू इनकेंटेशन वाली चीज है। ली तियानमिंग ने अपनी बेगुनाही पर जोर देते हुए कहा। हालांकि उसने वेई गुआओ को हराने वाली बात से इनकार नहीं किया। आपने ये कैसे किया? झाओ तियानचेन, जो वेई गुआओ के गुरु थे, ने पूछा। मैंने नहीं, मेरे भाई ने ऐसा किया है। ओह, और लिंग एर ने भी, क्योंकि उसके बिना मैं बुरी तरह पिट जाता। अगर तुम अपराधी को ढूंढना चाहते हो तो उन दोनों को ढूंढो। ली तियानमिंग ने जियांग फीलिंग और छोटी लड़की की ओर इशारा किया। हाँ, इस बार तो तुम भी बिक गए। छोटी लड़की ने जियांग फीलिंग की ओर एक दयनीय नजर डाली, फिर उसने अपनी गुस्से भरी नजर ली तियानमिंग की ओर घुमाई। हर कोई जानता था कि जियांग फीलिंग की आध्यात्मिक आसक्ति ली तियानमिंग को और भी शक्तिशाली बना सकती है, लेकिन इसकी भी अपनी सीमाएं थी। वेई गुआओ को हराने के लिए, जो एक 7 सितारा जानवर के साथ 8वें स्तर का स्पिरिट सोर्स था, ली तियानमिंग को आध्यात्मिक आसक्ति की मदद से कम 7वें स्तर का होना चाहिए था। लेकिन अभी आधे महीने पहले, जब उसने पहली बार स्वर्ग के गर्भगृह में प्रवेश किया था, तो क्या वह लिन शियाओशियाओ के बराबर नहीं था? क्या ये चमत्कार के लिए थोड़ा ज्यादा बड़ा चढ़ाकर नहीं बताया गया था? उसकी बकवास मत सुनो। फ्लेमिलो रॉक ने आज उसे मौका दिया और वह 2 स्तरों तक सुधर गया, म्यू यांग ने शांति से कहा। लेकिन जब उसने ली तियानमिंग की ओर देखा, तो ली तियानमिंग ने उसकी आस्तीन से छिपी हुई पलक और अंगूठे को देखा। यह एक अच्छा संकेत है। म्यू यांग को उसके लिए बाकी सब कुछ निपटाना चाहिए, और कम से कम वेई कबीले को उसके साथ परेशानी की तलाश नहीं करनी चाहिए। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके प्रति वरिष्ठों का रवैया बदल जाएगा। इसलिए तियानमिंग ने वास्तव में बहुत सुधार किया है। याद है जब वंश भवन में कोई भी उसे वापस नहीं बुलाना चाहता था। लगता है अब वह सचमुच उपशासक का शिष्य बनने जा रहा है। उनमें से सबसे ज्यादा नाराज झाओ तियानचेन ही था। उसने तब ली तियानमिंग का मजाक भी उड़ाया था, जब उसे ली तियानमिंग के बेहतरीन तालमेल के बारे में पता चला था, और ली तियानमिंग ने उससे वादा किया था कि वह उसके शब्द वापस ले लेगा। अब, सिर्फ आधे महीने बाद, उसका घमंडी शिष्य हार गया। सुपरनेचुरल मेंटर झाओ, वह कौन था जिसने मेरे वंश को कचरा और अयोग्य कहा? लगता है कि आपका अपना शिष्य भी इससे बेहतर नहीं है। छोटी लड़की ने अपनी बात रखने की इच्छा को नहीं रोका। झाओ तियानचेन को नहीं पता था कि इसका जवाब कैसे दिया जाए, इसलिए वह केवल ली तियानमिंग को घूर सकता था और कह सकता था, अपने जीवनबद्ध जानवर का ध्यान रखो। हाँ हाँ, जरूर, ली तियानमिंग ने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया। मूरी झाओ तियानचेन के अलावा, वेई जिकुन भी उतना ही उदास था। जब से उसे पता चला कि ली तियानमिंग वेई जिंग का बेटा है, तब से उसे ली तियानमिंग को स्वर्ग के गर्भगृह में लाने का पछतावा हो रहा था। अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली हो। जहां तक भीड़ का सवाल है, वे बस अविश्वास में देखते रहे। फ्लेमेलो रॉक ने उसे ऐसा अवसर क्यों दिया? वेई गुआओ के पिता, वेई तियानक्सियोग ने गहरी सांस ली। बुरा नहीं है, ली तियानमिंग। बिल्कुल भी बुरा नहीं है ना? ली तियानमिंग मुस्कुराया, जिससे जूनियर्स में और भी घुरघुराहट पैदा हो गई। ये स्पष्ट संकेत था कि अब वे उसे उकसाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। अब आपके पास ऐसी क्षमताएं हैं जो आपकी उम्र और हमारे वेई कबीले के वंश से मेल खाती हैं। वेई तियानक्सियोग ने अपनी आंखें मूंद ली। क्या ये तारीफ थी? यहाँ मौजूद हर कोई, जिसमें सुपरनल गुरु भी शामिल थे, जानता था कि ली तियानमिंग वेई जिंग का बेटा था। वेई तियानक्सियोग के शब्दों का क्या मतलब हो सकता है? म्यू यांग ने बगल की ओर देखा।
जब हर कोई ली तियानमिंग के बारे में बात कर रहा था, तब भी शक्तिशाली वेई तियानकांग अपना सिर नीचे करके वेई गोआओ का उपचार कर रहे थे। क्या उसने ये सब सुना? म्यू यांग जानता था कि यह ली तियानमिंग का सबसे अच्छा मौका था। वेई जिंग के लिए जीने का सबसे अच्छा मौका। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास युगों का पशु प्रधान अध्याय 106 कबीला अक्षम है, विरासत का अंत। युगों का पशु प्रधान सी 106 कबीला अक्षम है, विरासत का अंत। एड्स बाय पब फ्यूचर अध्याय 106 कबीला अक्षम है, विरासत का अंत। कभी कभी प्रभावित होने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता, ऐसा प्राचीन लोग कहते थे, और आज भी ऐसा ही है। शुरू में मुझे लगा कि वह बहुत पीछे था, इसलिए सही तालमेल के साथ भी वह मेरे साथ नहीं आ पाएगा। फिर भी फ्लेमिलो रॉक ने उसे इतना भाग्यशाली मौका दिया। अब भले ही वह 20 वर्ष का हो, उसे हमारे प्रमुख प्रतिभाशाली लोगों में गिना जा सकता है। वेई कबीले का वंश वास्तव में महान है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह एक दूरदराज के शहर में बड़ा हुआ है। सभी दिव्य गुरु धीमी आवाज में चर्चा कर रहे थे, उनमें से प्रत्येक स्पष्ट रूप से उसे शिष्य के रूप में स्वीकार न करने के लिए पश्चाताप से भरा हुआ था। किन ताओ ने कहा, उपशक्तिमान उसका कितना सम्मान करते हैं, वह उसे तब स्वीकार करेंगे जब ली तियानमिंग वास्तव में 8वें स्तर के आत्मा स्रोत तक पहुंच जाएगा। फैंग वगुआंग ने आगे कहा, फिर वह उपशक्तिशाली शासक का चौथा शिष्य बन जाएगा। वह नियत समय में पवित्र शासक भी बन सकता है। यह उसके और लिन शियाओटिंग के बीच प्रतिस्पर्धा पर निर्भर करेगा। वे निश्चित रूप से एक दूसरे के साथ सह अस्तित्व में नहीं रह पाएंगे, किन ताओ ने कहा। यह जरूरी नहीं कि सच हो। लिन शियाओटिंग को पहले ही स्वर्ग के एलिसियम ने चुन लिया है और वह जल्द ही वहां से चला जाएगा। अब उसे पोटेंटेट बनना पसंद नहीं आएगा। किन ताओ ने जवाब दिया, जब ली तियानमिंग को पता चलेगा तो वह निश्चित रूप से निराश हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती। ईमानदारी से कहूं तो उनका प्रदर्शन चौंकाने वाला रहा है। मुझे स्वीकार करना होगा कि मैं अंधा था। फिर भी लिन जियाओटिंग बाकी हेवन सैंक्टम से एक अलग स्तर पर है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई आम व्यक्ति पकड़ सके, फैंग वगुआंग ने कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ, और जब वह स्वर्ग के स्वर्ग में प्रवेश करेगा तो ये खाए और भी चौड़ी हो जाएगी। किन ताओ ने अपना सिर हिलाया। और एक दिन एक स्वर्ग तक पहुंच जाएगा जबकि दूसरा अभी भी धरती से बंधा होगा। दिव्य गुरुओं को वर्तमान ली तियानमिंग के प्रति प्रशंसा महसूस हुई, लेकिन साथ ही कुछ दया भी आई। अब जबकि वेई गोआओ को इतनी बुरी तरह पीटा गया था, ये निश्चित रूप से वेई कबीले के लिए शर्मनाक था। वेई तियानकान की अभिव्यक्ति ठंडी थी क्योंकि उसने डेविल ब्लू मंत्र के बाद के प्रभावों को दबा दिया था। वेई गोआओ थोड़ा ठीक हो गया और धीरे धीरे जागने लगा। दादाजी, वेई गोआओ को लगा कि उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई है। अब जब वह शांत हो गया था तो उसे एहसास हुआ कि उसने एक बहुत बड़ी गलती की है। चुप रहो। वेई तियानकांग ने उसे उदासीन नजर से देखा। वेई गोआओ को पता था कि वह मुसीबत में है। वेई तियानकांग को हमेशा अपने चेहरे की सबसे ज्यादा परवाह थी। और फिर भी उसके पोते ने एक बुरी हार के बाद डेविल ब्लू इनकेंटेशन का सहारा लिया था, जिससे बहुत बड़ा हंगामा मच गया था। इसके साथ ही उसका चेहरा छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया था। और इसके अलावा स्वर्ग के गर्भगृह के सभी उच्च अधिकारी यहाँ थे। पिताजी, गोआओ की हालत कैसी है? चांसलर वेई तियानेक्सियोग ने आगे बढ़कर वेई गोआओ को चुप रहने का संकेत दिया। अगर उसने शैतानी नीले जादू का इस्तेमाल नहीं किया होता तो ठीक होने के लिए 5 दिन काफी होते। लेकिन चूंकि उसने किया है, इसलिए उसे 3 महीने तक बिस्तर पर रहना पड़ेगा। वेई तियानकांग ने उदासीन स्वर में कहा। जो लोग उससे परिचित थे, वे जानते थे कि यह उसकी निराशा का संकेत था। गोआओ, तुमने इस बार बहुत बड़ी गलती की है। वेई तियानेक्सियोग ने डांटा। तुम भी चुप रहो। वेई तियानकांग ने वेई तियानेक्सियोग पर एक नजर डाली। हाँ सर। अपने बेटे के रूप में वेई तियानेक्सियोग वेई तियानकांग को सबसे अच्छी तरह समझते थे। उन्हें पता था कि इस घटना के बाद वेई तियानकांग को अब वेई गोआओ से कोई उम्मीद नहीं रहेगी। वेई लिंगक्सुआन और वेई किंगई सहित वेई कबीले की युवा पीढ़ी में से कोई भी उनके मानक पर खरा नहीं उतरा था। वेई तियानेक्सियोग काफी उदास महसूस कर रहे थे, और अगर वे पहले से ही इतने घायल नहीं होते तो वे वेई गोआओ को एक थप्पड़ मारना चाहते थे। जब सभी उच्च वर्ग के लोगों ने सुना कि वेई गोआओ 3 महीने तक बिस्तर पर रहेंगे, तो उन्होंने एक दूसरे को देखा। ठीक है, शो खत्म हो गया। आप जा सकते हैं।
वे तियानकांग ने हाथ हिलाकर विदा लेने की तैयारी की क्योंकि वह अब और नहीं रुकना चाहता था। मास्टर, गोआओ 3 महीने से बिस्तर पर है, अब हम एबिसल ट्रायल्स के लिए उसके स्लॉट का क्या करेंगे? म्यू यांग ने पूछा। हालांकि ली तियानमिंग ने उसे उस स्थान के लिए अपनी इच्छा के बारे में नहीं बताया था। इसके बारे में क्या? इसे रद्द करो। मेरा वेई मनोभाग नहीं लेगा, केवल 5 लोग ही जाएंगे। वेई तियानकांग की नाराजगी का एक हिस्सा उसके शब्दों में झलक रहा था, और सभी अलौकिक गुरुओं ने जवाब में अपने सिर नीचे कर लिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। समझ गया। इधर उधर चले जाओ और वापस आने पर ध्यान रखो कि क्या कहते हो। म्यू यांग ने कहा। शैतानी नीले जादू का इस्तेमाल करने वाला वी कबीले का एक शिष्य वी गोआओ के ली तियानमिंग से हारने से भी ज्यादा शर्मनाक था। इसे सार्वजनिक न करना ही सबसे अच्छा था। अलौकिक गुरुओं ने वी तियानकांग से माफी मांगी और फिर जाने के लिए मुड़ गए। वी तियानकांग भी पीछे मुड़ गया। पूरे समय उसने ली तियानमिंग की तरफ कभी नहीं देखा। महाराज, मैं रसातल परीक्षणों में भाग लेना चाहूंगा। अचानक एक अप्रत्याशित आवाज गूंजी। सभी अलौकिक गुरु और वेई कबीले के सदस्य स्रोत की ओर मुड़े। ली तियानमिंग, अभी तुम्हारे पास अधिकार नहीं है। जियांग फीलिंग के बिना तुम हमारे वर्मिलियन बड हेवन सैंक्टम को शर्मिंदा कर रहे हो अगर तुम चले गए। वेई लिंगक्सुआन ने कभी नहीं सोचा था कि ली तियानमिंग इतनी हिम्मत कर सकते हैं कि वे स्लॉट के लिए लालच भी कर सकते हैं। प्रतिनिधि बनने के लिए पहचान से लेकर सत्ता तक कई क्षेत्रों में योग्यता की आवश्यकता होती है। हालांकि कोई भी वेई लिंगक्सुआन की बात नहीं सुन रहा था। वेई तियानकांग सहित हेवन सैंक्टम के सभी उच्च अधिकारी ली तियानमिंग पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। वेई तियानकांग ने ली तियानमिंग को उदासीनता से देखा, जबकि ली तियानमिंग ने पिछली बार की तरह निडरता से उसकी नजर का सामना किया। महामहिम, मैं वेई कबीले की महिमा के लिए लड़ना चाहता हूं, ली तियानमिंग ने जोश से भरी आंखों से कहा। उसके शब्दों का सार ये था कि उसने वेई कबीला कहा था, स्वर्ग के पवित्र स्थान के लिए नहीं। स्वर्ग के पवित्र स्थान की महिमा के लिए लड़ने के लिए पहले से ही कई लोग वहां जा रहे थे। हालांकि वेई कबीले के प्रतिनिधि वेई गोआओ ने डेविलब्लू मंत्र का उपयोग करके इसके लिए कहा था। अब वह 3 महीने से बिस्तर पर था और उसका स्थान खाली था। अगर वेई गोआओ के पास इस तरह के महत्वपूर्ण अवसर को जब्त करने की क्षमता नहीं है, तो मैं उसके लिए ये करूंगा। एबिसल युद्ध के मैदान में मैं वेई कबीले के गौरव के लिए लड़ूंगा। ली तियानमिंग ने वेई तियानकांग की निगाहों के सामने पीछे हटने से मना कर दिया। इतना नेक मत बनो। हमारे वेई कबीले को हमारे गौरव के लिए लड़ने के लिए तुम्हारे जैसे बाहरी व्यक्ति की जरूरत नहीं है। वेई जिकुन ली तियानमिंग को पीटने के कगार पर था। युवक का अहंकार बहुत अप्रिय था। नहीं, वेई कबीले को इसकी जरूरत है और मुझे भी। ली तियानमिंग ने हर शब्द पर जोर दिया। मु यांग, उसे ले आओ। चांसलर वेई तियानक्सियोग इस समय कैसे खुश हो सकते थे? अपने बेटे के साथ जो कुछ हुआ, उसके बाद अब ली तियानमिंग अचानक सामने आ गए और वेई कबीले के लिए लड़ने की बात करने लगे। ये सीधे तौर पर वेई गोआओ की गरिमा को कुचलने जैसा था। चलो चलें, तियानमिंग। म्यू यांग आया। मैं नहीं जा रहा हूं। महामहिम, कृपया मुझे उत्तर दें। मैं नरक या बाढ़ से गुजरने की कसम खा सकता हूं, अगर मैं रसातल युद्ध के मैदान में जा सकता हूं। अगर मैं हमारे वेई कबीले को शर्मिंदा करता हूं, तो मैं इसी पत्थर के पुल पर अपने पापों को धो लूंगा। कृपया, महामहिम। उसने जो भी शब्द कहे, वे सभी के कानों में स्पष्ट रूप से गूंज रहे थे। शुरू से अंत तक उन्होंने अटूट समर्पण बनाए रखा। आप हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए कैसे योग्य हैं? वेई तियानकांग ने अंततः कहा। वेई जिंग के बेटे के रूप में। वेई तियानकांग ने कहा, 20 साल हो गए हैं जब उसे कबीले से बाहर निकाला गया था। अब वह हम में से नहीं है। इससे ये तथ्य नहीं बदलता कि मेरे खून का संबंध वेई कबीले से है। तुम्हारा ये रिश्ता सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम अपनी मां को बचाना चाहते हो। मैं तुम्हें अभी बता सकता हूं, ऐसा होने की कोई संभावना नहीं है। अगर कोई मौका नहीं है, तो भी मैं एक बनाना चाहता हूं। नहीं तो क्या? वर्मिलियन बर्ड के सभी लोग इस बात पर हंसे कि कैसे स्वर्ग के गर्भगृह का वेई कबीला एक भी युवक को युद्ध के मैदान में नहीं भेज सका। ये कितना अपमानजनक होगा। ली तियानमिंग की आवाज गूंज उठी। तियानमिंग, बेबाकी से मत बोलो। म्यू यांग का सिर दुखने लगा था, क्योंकि ली तियानमिंग के शब्द वेई तियानकांग के लिए और अधिक आक्रामक होते जा रहे थे। तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। हम एक छिपे हुए कबीले हैं। हमारे बारे में कोई नहीं जानता। वेई तियानकांग ने उदासीनता से कहा। हालांकि क्या वह वास्तव में उदासीन था? ली तियानमिंग ने हंसते हुए कहा। मैं समझ गया।
तो छिपा हुआ कबीला शब्द उस समय छिपाने के लिए है जब कबीला अक्षम हो और उसकी विरासत खत्म हो जाए। तुरंत ही भावनाएं फूट पड़ी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वेई जिकुन सबसे पहले आगे बढ़ा और ली तियानमिंग को एक थप्पड़ मारा। मु यांग, उसे ले जाओ। इग्निस पोलिस से दूर। वेई तियानक्सियों की आंखें ठंडी हो गईं। ली तियानमिंग के शब्द वेई तियानकान के नीचे सभी को डांट रहे थे। अगर वेई जिकुन आगे नहीं बढ़ता तो वह खुद ही आगे आ जाता। इसी तरह वेई कबीले के बाकी लोग भी ली तियानमिंग को कोस रहे थे। जिकुन। सौभाग्य से म्यू यांग ने वेई जिकुन को रोक दिया। अन्यथा ली तियानमिंग को वेई गोआओ के साथ 3 महीने तक बिस्तर पर रहना पड़ता। किसी ने भी ली तियानमिंग से इस रास्ते पर चलने की उम्मीद नहीं की थी। हालांकि वे उसकी हिम्मत पर आश्चर्यचकित होने से इनकार नहीं कर सकते थे। हालांकि ली तियानमिंग को नहीं लगा कि उसने कुछ गलत कहा था। सत्ता को नजरअंदाज करते हुए भी सिर्फ मामलों को संभालने की अपनी क्षमता में वेई तियानक्सियों मु यांग के सामने कैसे टिक सकता था? वेई गोआओ की तुलना ली तियानमिंग से कैसे की जा सकती है? वेई कबीला स्वर्ग के गर्भगृह का मूल था, लेकिन उनका प्रदर्शन भी मानक के अनुरूप कैसे था? तो फिर वह गलत कैसे था? मु यांग, तुम वेई जिंग के कारण उसे मत बचाओ। वेई जिकुन मु यांग द्वारा रोके जाने पर क्रोधित था। मास्टर को बोलने दो, म्यू यांग ने कहा। ली तियानमिंग को कैसे दंडित किया जाए, इसका निर्णय वेई तियानकांग को लेना था। ईमानदारी से कहूं तो वेई तियानकांग ने कभी नहीं सोचा था कि ली तियानमिंग सार्वजनिक रूप से वेई मैनर को चुनौती देने की हिम्मत करेगा। बेशक ये सिर्फ एक तथ्य बताना था, वही तथ्य जो उसे सबसे ज्यादा नापसंद था। ठीक है, क्या तुम साहसी नहीं हो? वेई तियानकांग के शब्दों ने दबाव डाला। पोटेंटेट की प्रशंसा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मुझे एबिसल ट्रायल्स में जाने देंगे तो मैं निश्चित रूप से आगे बढ़ूंगा, ली तियानमिंग ने कहा। अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि हम एक सौदा कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ, जिसने वेई कबीले को आश्चर्यचकित कर दिया, ली तियानमिंग को कुछ प्रकाश दिखाई दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हमारे कस्टम कंटेंट के साथ अपने ब्राउजिंग अनुभव का अधिक लाभ उठाएं। हमारे कस्टम कंटेंट के साथ अपने ब्राउजिंग अनुभव का अधिक लाभ उठाएं। डिस्कवरी फीड। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास युगों का पशु प्रधान अध्याय 107 भाग्य द्वारा तय किया गया जीवन। युगों का पशु प्रधान सी 107 भाग्य द्वारा तय किया गया जीवन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 107 भाग्य द्वारा तय किया गया जीवन। पिताजी। वेई तियानक्सियों को पता था कि ली तियानमिंग को ये स्थान देकर वे प्रभावी रूप से स्वीकार कर रहे थे कि वे कितने बेकार हैं। अगर यह खबर बाहर फैल गई तो वेई कबीला निश्चित रूप से हंसी का पात्र बन जाएगा। लेकिन वेई तियानकांग ने बस अपना हाथ हिलाकर वेई तियानक्सियों को चुप रहने का संकेत दिया। हाँ महाराज, क्या बात है? ली तियानमिंग यहाँ किसी और की तुलना में इस बारे में अधिक उत्सुक था। वेई तियानकांग ने कहा, इससे पहले एक शर्त है। कौन सा है? अब से वेई जागीर के साथ अपने संबंधों का जिक्र मत करना और वेई कबीले के सम्मान के बारे में बात मत करना। कोई भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा और तुम्हें वेई कबीले के नाम पर लड़ने का कोई अधिकार नहीं है। तुम अपना और सिर्फ अपना प्रतिनिधित्व करते हो, वेई तियानकांग ने कहा। इससे ली तियानमिंग आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि म्यू यांग के अनुसार उन्हें अपने प्रदर्शन के माध्यम से वेई तियानकांग की स्वीकृति प्राप्त करनी थी। कोई बात नहीं महाराज, बस मुझे सौदा बता दो। ली तियानमिंग ने सहजता से सहमति जताई, क्योंकि उसे पहले से ही वेई कबीले के सम्मान में कोई दिलचस्पी नहीं थी। यह कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। मैं तुम्हें एबिसल ट्रायल में भाग लेने की अनुमति दूंगा, और अगर तुम विजयी हुए तो मैं तुम्हारी मां को जीवित रहने दूंगा, वेई तियानकांग ने कहा। ली तियानमिंग को खुश करने के लिए ये काफी था। इसमें सालों लग गए थे, लेकिन आखिरकार उसे वेई जिंग के जीने का एक रास्ता मिल गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वेई तियानकांग उसे ऐसा मौका देगा, और इस संभावना ने ही उसकी आंखों में आंसू भर दिए। हर कोई जानता था कि स्वर्ग के एलिसियम द्वारा दिए जाने वाले उस पुरस्कार को प्राप्त करना कितना मुश्किल होगा। एबिसल युद्ध क्षेत्र एक खतरनाक जगह थी। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि एबिसल परीक्षण कुछ ऐसा था जो पहले कभी आयोजित नहीं किया गया था, यहाँ तक कि वेई तियानकांग खुद भी इसके पीछे का मतलब नहीं जानता था। लेकिन अगर तुम विजेता नहीं हो तो तुम्हारी मां अपनी बाकी जिंदगी वैसी ही रहेगी जैसी वह भी है। चाहे तुम भविष्य में कुछ भी करो या कुछ भी कहो, मेरा रुख अटल है। यहां मौजूद हर कोई मेरा गवाह होगा।
वेई तियानकांग ने एक गंभीर वादे के साथ अपनी बात समाप्त की। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। काफी देर तक पत्थर के पुल पर किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला। उनमें से किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वेई तियानकांग वास्तव में ली तियानमिंग को उसकी मां को बचाने का मौका देगा, और म्यू यांग भी इस बात से उतना ही उत्साहित था जितना ली तियानमिंग था। फिर भी जश्न मनाने के लिए अभी बहुत जल्दी थी। उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि स्वर्ग के एलिसियम का इस अथाह परीक्षण को आयोजित करने का उद्देश्य क्या है, या इसके नियम क्या है। उन्हें ये भी नहीं पता था कि दो पड़ोसी देशों के स्वर्ग के पवित्र स्थान से उन्हें किस तरह के प्रतिस्पर्धियों का सामना करना पड़ेगा। एजियोर डोमेन में उनके लिए कौन से खतरे इंतजार कर रहे थे। क्या संभावना थी कि ली तियानमिंग संभवतः लिन शियाओटिंग की तरह एलिसियम में प्रवेश कर सकता था। अगर यह इतना आसान फैसला होता तो निश्चित रूप से अभयारण्य को प्रतिभागियों को चुनने में इतना समय नहीं लगता। वरिष्ठों ने इस अवसर को उतना ही संजोया जितना कि वे इससे डरते थे। एक बार जब उनके बच्चे एबिसल युद्ध के मैदान में प्रवेश करते तो उनका बचना भाग्य पर निर्भर होता, और किसी को पता भी नहीं चलता कि वे अंदर मर गए या नहीं। इसलिए ऐसा लग रहा था कि ली तियानमिंग के जीतने की संभावना शून्य के करीब थी। एक बार यह मौका खो जाने पर सब कुछ खत्म हो जाएगा। याद रखना, ली तियानमिंग, एक बार जब हम सौदा पक्का कर लेंगे तो हारने पर भी तुम अपनी मां के बारे में मुझे कभी परेशान नहीं करोगे। मुझसे ये वादा करो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। ली तियानमिंग भले ही खुश हो रहा हो, लेकिन वेई तियानकांग का अनुरोध निस्संदेह उसे धारदार धार पर नाचने के लिए कह रहा था। यह उसके पास आखिरी मौका था, और भविष्य में चाहे वह कुछ भी करे, वेई तियानकांग आज किए गए वादे के आधार पर उसे अस्वीकार कर देगा। यह निश्चित रूप से भद्दा था, लेकिन कम से कम वेई जिंग के लिए अभी भी एक छोटा सा मौका था। शायद कोई इसे ली तियानमिंग के आज के प्रदर्शन के लिए पुरस्कार भी कह सकता है। सौदा या कोई सौदा नहीं। वेई तियानकांग शांत था, मानो सब कुछ उसके नियंत्रण में था। उसे उम्मीद थी कि ली तियानमिंग हिचकिचाएगा, इस असंभव चुनौती से पीछे हट जाएगा। ठीक है, लेकिन नहीं, ली तियानमिंग उस बुरे आदमी की अपेक्षा कहीं अधिक शांत था जब उसने चुनौती स्वीकार की थी। अपनी जरूरत की चीजें तैयार करो। 8 दिन बाद म्यू यांग तुम्हें एबिसल युद्ध के मैदान में ले जाएगा। ऐसा कहकर वेई तियानकांग ने जाने से पहले ली तियानमिंग पर एक आखिरी नजर डाली। अब से वेई जिंग का भाग्य एबिसल ट्रायल द्वारा तय किया गया था। जीवन या मृत्यु इस एक लड़ाई पर निर्भर करेगी। अपनी बात पर कायम रहना याद रखना। जब तुम एबिसल युद्ध क्षेत्र से लौटो तो उसके जीवन के अंतिम दिनों में उसके साथ समय बिताना। वेई जिकुन ने व्यंग्य किया, फिर वेई कबीले के बाकी लोगों के साथ वेई तियानकांग के कदमों पर चल पड़े। ली तियानमिंग, आप और जियांग किंगलुआन जब एबिसल युद्ध के मैदान पर मिलेंगे तो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, सुपरनल मेंटर किन शी ने कहा। जरूर, ली तियानमिंग ने सिर हिलाया। तो फिर आपको शुभकामनाएं। किन शी अन्य अलौकिक गुरुओं के साथ चला गया। ली तियानमिंग ने समूह में लियू जुएयाओ को भी देखा। वह जानता था कि म्यू किंग युद्ध के मैदान में प्रवेश करेगी, जबकि लिन जियाओटिंग बाहर इंतजार कर रही होगी। उप शक्तिशाली एजियोर डोमेन को स्वर्ग के एलिसियम द्वारा सील कर दिया जाएगा, इसलिए किसी को पता नहीं चलेगा कि वहां किसी की हत्या हुई है ना? ली तियानमिंग ने पूछा। किसी को पता नहीं चलेगा, इसलिए जिंदा वापस लौटना ज्यादा जरूरी है। स्वर्ग के एलिसियम का टिकट इतना अस्पष्ट और दूर का है, ये लगभग एक जाल जैसा लगता है। मु यांग ने अपना सिर हिलाया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह सामान्य सा लगने वाला दिन इतना बड़ा मोड़ ले लेगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, यह अच्छी बात थी या बुरी, वह नहीं बता सका। तुम्हें इस बारे में मुझसे पहले ही बात कर लेनी चाहिए थी। एबिसल ट्रायल्स के बारे में कई अजीब बातें हैं जो तुम्हें नहीं पता। हम में से ज्यादातर लोग इसे अच्छी खबर नहीं मानते, क्योंकि हमें इसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। हम ट्रायल्स को देख भी नहीं सकते, मु यांग ने समझाया। कोई बात नहीं, मैं इसे आजमाना चाहता हूं। ली तियानमिंग दृढ़ निश्चयी था। उसके पास अभी 2 लक्ष्य थे। पहला, उसे म्यू किंग को स्वर्ग के एलिसियम में लिन शियाओटिंग से मिलने से रोकना था, और एबिसल युद्ध क्षेत्र हत्या के लिए एकदम सही जगह थी। और दूसरा, ये वेई जिंग को बचाने का उसका एकमात्र मौका था। और फिर भी अब उसे उन दोनों को पूरा करने के लिए बस एक काम करने की जरूरत थी। ये कितना आसान था। किसी भी दर पर अभी उसके दिल में जलते जुनून को कोई नहीं रोक सकता था। एक बार जब आप युद्ध के मैदान में प्रवेश करते हैं तो आपका जीवन भाग्य द्वारा तय किया जाएगा। आप नायक के रूप में उभरेंगे या लाश के रूप में, यह आप पर निर्भर है, मु यांग ने आह भरते हुए कहा। भाग्य ने तय किया।
ली तियानमिंग ने अपने होठों को मोड़ा। अभी भी तुम्हारे पास तैयारी के लिए 8 दिन है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हें मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। कोई नहीं बता सकता कि आगे क्या होने वाला है। बस याद रखो, अपनी माँ को इंतजार मत करवाओ, उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। म्यू यांग ने अपने सामने खड़े युवक को देखा। वह युवक की आंखों में समर्पण और उसकी आंखों में जलती हुई लड़ाई की भावना देख सकता था। हालांकि म्यू यांग ट्रायल्स के बारे में निराशावादी था और उसे लगा कि यह सिर्फ इस बात की प्रतिस्पर्धा नहीं थी कि कौन ज्यादा मजबूत है, लेकिन वह ली तियानमिंग को हतोत्साहित नहीं करना चाहता था। जब तुम बाद में अपनी माँ से मिलोगी तो उसे बता देना कि एबिसल ट्रायल्स कोई बड़ी बात नहीं है। उसे बहुत ज्यादा परेशान मत करो, म्यू यांग ने निर्देश दिया। नोट किया गया। ली तियानमिंग ने अपना सिर हिलाया। असली युद्ध के मैदान में उतरने से पहले उसे 8 दिन और लगे। रैंकिंग टेस्ट और चचेरे भाइयों से लड़ना उसके मुकाबले कुछ भी नहीं था। एबिसल बैटलफील्ड एक ऐसी जगह थी जहां एक भी फैसला जीवन या मृत्यु का मतलब हो सकता था। पिछली बार जब वह वहां गया था तो उसने सेंटविस्ट वॉर सोल प्राप्त किया था। कुछ समय के लिए उसने सोचा कि वह चुना गया व्यक्ति है, लेकिन उसे अपनी नासमझी की कीमत चुकानी पड़ी। उपशक्तिशाली। बस मुझे अंकल यांग कहो। तुम्हें अभी वेई गोआओ को अकेले हराना है और युद्ध के मैदान से लौटने से पहले तुम मेरे शिष्य नहीं हो। अगर तुम सफल हो गए तो तुम स्वर्ग के एलिसियम के सदस्य बन जाओगे और तुम्हें मेरी सलाह की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि अगर तुम असफल हो गए तो मैं भविष्य में तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हूं। मेरी एकमात्र चिंता यह है कि अगर तुम वहां मर गए तो। म्यू यांग हमेशा से ही काफी आशावादी रहा था, लेकिन वह एबिसल ट्रायल के बारे में ऐसा नहीं कह सकता था। स्वर्ग का एलिसियम उसके नियंत्रण से बाहर था और इसका मतलब था कि वह भी गर्भगृह के शिष्यों की रक्षा नहीं कर सकता था। ठीक है अंकल यांग, आप एबिसल युद्ध क्षेत्र के बारे में क्या सोचते हैं? युद्ध का मैदान। म्यू यांग ने एक पल के लिए सोचा। यहां तक कि मैं भी आप लोगों से ज्यादा नहीं जानता, ये देखते हुए कि यह जगह कितनी रहस्यमयी है। वर्मिलियन बर्ड नेशन के भीतर एबिसल युद्ध के मैदान में जाने के लिए 9 रास्ते हैं, जिनमें से एक संस्थान में है और दूसरा हमारे अभयारण्य में है। ये रास्ते दरअसल अथाह गड्ढे हैं। जब आप गड्ढों में कूदेंगे तो आप धीरे धीरे नीचे गिरेंगे, एक निश्चित बिंदु तक जहां आप धीमे हो जाएंगे और फिर से ऊपर उठ जाएंगे। एक बार ऐसा होने पर आप एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाएंगे जो फ्लेमिलो कॉन्टिनेंट का पूरा प्रतिबिंब प्रतीत होती है। वह दुनिया हमारे महाद्वीप के समान ही परिदृश्य साझा करती है और हमें संदेह है कि यह भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। उदाहरण के लिए, हमारी सीमाओं में एक माउंट वम है और आपको युद्ध के मैदान में ठीक उसी स्थान पर एक समान पर्वत मिलेगा। मानव निर्मित संरचनाओं और क्षति के अलावा बाकी सब कुछ वैसा ही है। हालांकि एबिसल युद्ध के मैदान में कोई सूरज नहीं है और इसके बजाय एक काला कैलेमिथ सन है। ये बहुत अधिक रोशनी नहीं देता है, यही वजह है कि युद्ध के मैदान में आमतौर पर काफी अंधेरा रहता है। स्पिरिट हर्ब्स के अलावा सामान्य वनस्पतियां वहां नहीं उगती हैं और यह जगह चट्टानी या रेतीले मैदानों से ढकी हुई है। हवा में आध्यात्मिक ऊर्जा की सांद्रता हमारी दुनिया के समान ही है, लेकिन ये बहुत अधिक हिंसक है और सामान्य लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। केवल बीस्टमास्टर ही वहां सुरक्षित रूप से चल सकते हैं। अगर कोई फ्लेमिलो महाद्वीप को जानवरों के सरदारों और जीवनबद्ध जानवरों द्वारा शासित मानता है, तो एबिसल युद्ध क्षेत्र जंगली जानवरों का खेल का मैदान है। आपने वहां पहले भी जानवरों को देखा होगा। यह एक क्रूर दुनिया है जहां केवल सबसे योग्य लोग ही जीवित रहते हैं। युद्ध क्षेत्र के वर्मिलियन बर्ड डोमेन में भी आपको मुझसे भी अधिक शक्तिशाली जंगली जानवर मिल सकते हैं, और आपके लिए बस इतना ही होगा। इसकी तुलना में गिब्लू डोमेन और एजियोर डोमेन जैसे क्षेत्र पहले हमारे द्वारा साफ किए गए थे और वे काफी सुरक्षित हैं। इन आवंटित डोमेन के अलावा आप कहीं और जीवित नहीं रह पाएंगे। संस्थान में हम अक्सर शिष्यों को समूहों में युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए संगठित करते हैं। इसका उद्देश्य जंगली जानवरों से जानवरों की आत्माओं को परिष्कृत करना और उनके जीवनबद्ध जानवरों के लिए आत्मास्रोत क्षमताएं प्राप्त करना है, म्यू यांग ने समझाया। ली तियानमिंग को इस बारे में पता था। जब वह और मिडास पहली बार स्पिरिटसोज में दाखिल हुए तो वह जंगली जानवरों को मारने और मिडास के लिए स्पिरिटसोज क्षमताओं का चयन करने के लिए एबिसल युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए योग्य था। वह उस समय काफी साहसी था, अकेले एजियोर डोमेन में प्रवेश किया और किसी तरह सेंटविस्ट वॉर सोल प्राप्त किया। वह एकमात्र बार था जब उसने एबिसल युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया था। जब उसने पहली बार काले कैलेमिथ सन को देखा था तो उसका दिल उस समय धड़क उठा था।
इतिहास के दौरान एबिसल युद्ध क्षेत्र के मैदानों में लाशों का ढेर लगा हुआ था। जंगली जानवर, जीवन से वंचित जानवर और यहाँ तक कि जानवरों के सरदार भी। कौन सोच सकता है कि वहां कितने लोगों की जान गई होगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास युगों का पशु प्रधान अध्याय 108 चारकोल ग्रिल्ड चिकन। युगों का पशु प्रधान सी 108 चारकोल ग्रिल्ड चिकन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 108 चारकोल ग्रिल्ड चिकन। एबिसल युद्ध क्षेत्र, सीधे शब्दों में कहें तो, हमारे फ्लेमिलो महाद्वीप का प्रतिबिंब है, जो अंधकार और कत्लेआम से भरा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि पूरे महाद्वीप में अनगिनत प्रवेश द्वार होंगे। सेंट वेस्ट वॉर सोल का आपका अधिग्रहण इस बात का प्रमाण है कि वहां कितने रहस्य छिपे हैं। कोई नियम या कानून नहीं है, केवल अंतहीन कत्लेआम और अमूल्य खजाने हैं। मन्ना, स्पिरिट अयस्क, स्पिरिट जड़ी बूटियां, स्पिरिट खतरे। आखिरकार हमारे महाद्वीप में जो खजाने थे उन्हें आसानी से खोजा जा सकता था। हालांकि म्यू यांग को यह नहीं पता था कि जैसे जैसे वह एबिसल ट्रायल्स के आतंक का वर्णन कर रहा था, ली तियानमी की उम्मीदें बढ़ती ही जा रही थी। ठीक है, जाओ और अपनी मां से मिलो। याद रखो, उसे परेशान मत करो, म्यू यांग ने कहा। हाँ अंकल यांग, अगर तुम्हें कोई संदेह है तो म्यू मैनर में मुझसे मिलो। मैं अगले कुछ दिनों में तुम्हारे लिए कुछ चीजें तैयार करने की कोशिश करूंगा। बहुत धन्यवाद। कोई जरूरत नहीं। जीवित रहना ही तुम्हारा मुझे दिया जाने वाला सबसे अच्छा धन्यवाद होगा, म्यू यांग ने कहा। मैं वास्तव में चाहता हूं कि मैं आपका बेटा होता। ली यानफेग और आप एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, ली तियानमिंग ने असहाय होकर हंसते हुए कहा। तार्किक रूप से कहें तो म्यू यांग को न तो उसे पसंद करना चाहिए था और न ही उसका ख्याल रखना चाहिए था। हालांकि उसने फिर भी ली तियानमिंग के साथ अच्छा व्यवहार किया, और वह एकमात्र व्यक्ति था जिसने स्वर्ग के गर्भगृह में बिना शर्त उसे अपना समर्थन दिया था। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे ली तियानमिंग उसका आभारी न हो। ऐसा मत कहो, तुम इस तरह से मेरे अहंकार को चोट पहुंचाओगे। म्यू यांग ने इस पर हंसते हुए ली तियानमिंग के कंधे पर थपथपाया। वास्तव में उसके पास कहने के लिए बहुत सी बातें थी, लेकिन उसने खुद को एक सरल जाओ तक सीमित रखा। जियांग फीलिंग और छोटी लड़कीली तियानमिंग का इंतजार कर रहे थे। यह उसकी मां को अलविदा कहने का समय हो सकता है, इसलिए यह अच्छी बात है कि जियांग फीलिंग साथ आ रहा था। ली तियानमिंग हमेशा से ही आज वेई मैनर जाने का इरादा रखता था। वेई लिंगक्सुआन के अवरोधन ने केवल उसकी यात्रा में देरी की थी। जब वह वेई मैनर में दाखिल हुआ तो ली तियानमिंग ने एबिसल युद्ध के मैदान के बारे में सभी विचार एक तरफ रख दिए। केवल एक चीज जो बची थी वह थी एक मुस्कान, जियांग फीलिंग, जो उसका हाथ पकड़े हुए था, साथ ही वेई जिंग भी। वेई मैनर के सदस्यों ने स्वाभाविक रूप से उसके आगमन को देखा। भले ही वह राजकुमारी लिंग के साथ हाथ में हाथ डाले चल रहा था, लेकिन इससे व्यंग्यात्मक टिप्पणियां बंद नहीं हुई। अगर वह रसातल परीक्षण में मर जाता है तो ये सबसे अच्छा होगा। वेई जिकुन दूर एक इमारत में खड़ा था, उसकी निगाहें बर्फीली थी जब वह ली तियानमिंग को देख रहा था। तुम उससे इतनी नफरत करते हो? वेई तियानक्सियोग ने पूछा। तुम्हें नहीं पता, वी जिंग ने पिता को जो शर्मिंदगी पहुंचाई, उसे अनदेखा करते हुए भी, ली तियानमिंग स्पष्ट रूप से कबीले के प्रति असभ्य है। इसके अलावा, हम देख सकते हैं कि 3 साल पहले जो हुआ, उससे वह किस तरह का व्यक्ति है, विजिकुन ने कहा। वेई तियानक्सियोग ने कहा, 3 साल पहले? मुझे डर है कि मामला इतना सरल नहीं है। आपका क्या मतलब है? यह महत्वपूर्ण नहीं है। दरअसल पिता द्वारा उसे आशा देना ये भी दर्शाता है कि पिता ने अपना रुख नर्म कर लिया है। तुम्हारा मतलब है कि उसके मन में वेई जिंग को बचाने का विचार था? निश्चित रूप से है। वह आखिरकार पिता है। वह इतना क्रूर कैसे हो सकता है? आज वास्तव में सबसे अच्छा था। अगर ली तियानमिंग ने उसे मजबूर नहीं किया होता तो वह ऐसा करने से खुद को रोक नहीं पाता। हालांकि उसे इस तरह मजबूर करके पिता को अब वेई जिंग को अनदेखा करने में स्पष्ट विवेक है, वेई तियानक्सियोग ने उदासीनता से कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। और अगर ली तियानमिंग सफल हो गया तो? ओह प्लीज, तुम्हें लगता है कि ऐसा होगा? वेई तियानक्सियोग ने उसे देखा। असंभव। वास्तव में कोई भी तीनों देशों में सफल नहीं हो सकता। सही है। ये स्पष्ट है कि हमारे यहाँ कोई भी शिष्य नहीं है जो स्वर्ग के एलिसियम की आवश्यकताओं को पूरा करता हो, लिन शियाओटिंग के अलावा। इसलिए मेरा मानना है कि इस बार एबिसल ट्रायल में कुछ समस्याएं हैं। अगर ऐसा है तो ली तियानमिंग एक मूर्खतापूर्ण बात कर रहा है।
उसे कुछ भाग्यशाली अवसर मिले और अब वह सोचता है कि वह बहुत बड़ा आदमी है। वह हमारा अपमान करने की भी हिम्मत करता है। आपको क्या लगता है कि ऐसा कोई व्यक्ति किस हद तक जा सकता है? वे त्यानिक्सयोग ने नाक भान सिकोड़ी। मु यान के साथ कुछ गड़बड़ जरूर है। वह अभी भी वेई जिंग के बारे में क्यों सोच रहा है? और वह उसके बेटे की देखभाल भी ऐसे करना चाहता है जैसे वह उसका पिता हो। कितना मूर्ख है। वेई जिकुन खुद को कोसने से नहीं रोक पाया। कितनी अफसोस की बात है। फिर भी वह अभी भी भविष्य का शक्तिशाली शासक है, वेई त्यानिक्सयोग ने उदास होकर कहा। हम्फ, वेई जिकुन ने व्यंग्य किया। हालांकि ये व्यंग्य बाहर से या अंदर से उपहास से पैदा हुआ था, यह कोई नहीं जानता था। डॉट 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 माँ, देखो मैं किसे लाया हूँ। जब ली तियानमिंग ने रेनफॉरेस्ट पवेलियन में प्रवेश किया, तो उसने देखा कि वेई जिंग आंगन में सुस्ती से लेटा हुआ धूप सेक रहा था। नमस्ते आंटी। जियांग फेलिंग ज्यादा घबरा गई और ली तियानमिंग के पीछे खड़ी हो गई। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। पता चला कि वेई जिंग झपकी ले रहा था। अरे नहीं, उठो, कोई तुम्हारे पैसे चुरा रहा है। ली तियानमिंग ने उसके कंधे पर थपथपाया। क्या? वेई जिंग अचानक जाग गई, लेकिन उसे एहसास नहीं हुआ कि यह ली तियानमिंग था। उसके चेहरे के भाव बदल गए और वह उसे डांटने के लिए तैयार हो गई। हालांकि जब उसने जियांग फेलिंग को देखा तो उसका रवैया 180 डिग्री बदल गया। वह मुस्कुराई, ओह, राजकुमारी लिंग मिलने आई है। वेई जिंग ने उसे पहले भी रैंकिंग लड़ाइयों में देखा था। नमस्ते आंटी, बस मुझे लिंग एर कहो, जियांग फेलिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। वेई जिंग ने सिर हिलाया और मन ही मन ली तियानमिंग को अपनी स्वीकृति दी। वेई जिंग ने कहा, जाओ और खाना बनाओ। माफ करें। जाओ और खाना बनाओ। एक लड़की मिलने आई है और तुम चाहते हो कि वह भूखी रहे। वेई जिंग ने कहा। ठीक है, मैं आप सभी को अपना शानदार खाना चखने दूंगा, ली तियानमिंग मुस्कुराया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ली तियानमिंग जानती थी कि वेई जिंग उसके जाने का इंतजार कर रही थी ताकि वह जियांग फीलिंग के साथ निजी बातचीत कर सके। रसोई में हंसी और बकबक सुनकर ली तियानमिंग निश्चिंत हो गई। यह अच्छी बात है कि सास और बहू के बीच कोई झगड़ा नहीं है। रात का खाना जल्दी से तैयार हो गया। ली तियानमिंग बचपन से ही स्वतंत्र थी, इसलिए खाना बनाना कोई मुश्किल काम नहीं था। ये हरी मिर्च चिकन ड्रमलेट्स हैं। यह मैंने बनाया हुआ चिकन सूप है। ये शरीर के लिए अच्छा है। ये कुछ अचार वाली मिर्च वाली चिकन पंजे हैं। लिंगर, कुछ चखो। क्या ये बहुत मसालेदार है? और ये तले हुए चिकन गिज़र्ड है। बुरा नहीं है ना? ली तियानमिंग अपने खाना पकाने से काफी प्रसन्न था। सब्जियां क्यों नहीं है, केवल मांस है। एक लड़की इसे कैसे खा सकती है? वेई जिंग ने डांटा। क्या? बेशक सब्जियां हैं। मैं अभी वापस आता हूँ। ली तियानमिंग अंदर गया और जल्द ही एक और प्लेट लाया और घोषणा की, यहाँ चिकन सूप में गोभी है। ये स्वादिष्ट है, इसे जरूर आजमाएं। यंग हो, तुम क्या कर रहे हो? ली तियानमिंग ने अचानक उसके कान में फुसफुसाया और चूजा डर के मारे 3 मीटर उछल गया। क्या तुम डर गए हो? चिंता मत करो, आज हमारे पास मशरूम नहीं है, इसलिए तुम अभी सुरक्षित हो। मैं क्यों डरूंगा? मैं एक फीनिक्स हूँ। खाओ खाओ। कुछ देर तक हंसी गूंजती रही, मानो वे एक सामान्य परिवार हो जिसमें सामान्य आनंद हो। काश ये हमेशा के लिए बना रहे। वह बता सकता था कि वेई जिंग आज बहुत खुश थी, जो एक अच्छी बात थी, क्योंकि वह बहुत लंबे समय से इतनी खुश नहीं थी। माँ, मैं 1 या 2 महीने के लिए चला जाऊंगा। जब मैं दूर रहूंगा तो अंकल यांग आपकी देखभाल करेंगे। आपको भी अपना ख्याल रखना होगा, ली तियानमिंग ने रात होने पर सहजता से कहा। क्या ये खतरनाक है? वेई जिंग ने पूछा। नहीं, यह आसान काम है, ली तियानमिंग ने बेपरवाही से कहा। क्या लिंग एर आपके साथ जाएगी? वेई जिंग मुस्कुराया। मैं? जियांग फेलिंग हिचकिचाया। वह नहीं होगी, ली तियानमिंग ने उत्तर दिया। जियांग फेलिंग ने अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ नहीं बोली। यह आप पर निर्भर है। बस वापस आना याद रखें। इसके अलावा, बाहर किसी भी महिला के साथ छेड़खानी न करें और लिंगर को निराश न करें, वेई जिंग ने आग्रह किया। बिल्कुल नहीं, मैं मूर्ख नहीं हूँ। लिंग एर के साथ, अब बाकी सभी महिलाएं मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ली तियानमिंग ने कहा। आसमान पूरी तरह से काला हो चुका था, लिंग एर को वापस भेजने का समय आ गया था। इसलिए ली तियानमिंग उठे और अपनी मां को अलविदा कहा। जब वह जाने वाला था, तो उसने देखा कि वेई जिंग उसे देख रहा था, चकित। क्या है, मां? ली तियानमिंग को दुख हुआ।
जिंदा वापस आओ, उसने कहा। मैं करूंगी। ली तियानमिंग जानती थी कि वेई जिंग ने उसके दिखावे को देख लिया था जब उसने अभी अभी लापरवाही से काम किया था। वह जानती थी कि उसे जो खतरा झेलना पड़ेगा, वह उसकी लापरवाही की डिग्री के विपरीत आनुपातिक होगा। इसलिए वह अंत में अभी भी चिंतित थी। ये जानते हुए कि कोई भी गारंटी पर्याप्त नहीं थी, ली तियानमिंग ने इसे मुस्कुराहट तक ही सीमित रखा। अलविदा सुंदर, ली तियानमिंग ने कहा। अलविदा। वेई जिंग ने हाथ हिलाया। ली तियानमिंग के लिए पीछे मुड़ने का वह क्षण बहुत साहस का क्षण था। क्या यह आखिरी बार था जब वह उसे देख रहा था? उसे नहीं पता था। वह बस इतना ही कर सकता था कि इसे भाग्य पर छोड़ दे। बड़े भाई, उनके जाने के कुछ समय बाद जियांग फेलिंग रुक गई। हवेली की लाल लालटेन के नीचे उसकी गोरी त्वचा विशेष रूप से मंत्रमुग्ध कर देने वाली लग रही थी। उसकी आंखें धुंधली थीं, उन्हें देखने पर सहानुभूति की भावना पैदा हो रही थी। यह क्या है? ली तियानमिंग ने पूछा। मैं आपके साथ एबिसल ट्रायल्स में जाना चाहती हूँ, उसने गंभीरता से कहा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। लेकिन यह तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है। ली तियानमिंग मुस्कुराया। नहीं। जियांग फेलिंग ने उसे आगे आने का इशारा किया। ली तियानमिंग आगे आए और उसने उसके हाथ पकड़ लिए और उन्हें अपनी आंखों के सामने रख दिया। उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी और उसके 10 नाखूनों में अकल्पनीय शक्ति बह रही थी। सबसे पहले, मैं किंग एयर के बारे में चिंता नहीं कर सकती। उसके लिए अकेले रहना बहुत खतरनाक है। मैं पहले से ही उसकी मदद करने के तरीकों के बारे में सोच रही थी। वह वास्तव में इतनी बहादुर नहीं है। हम इतने सालों में कभी इतने लंबे समय तक अलग नहीं रहे। अगर मैं नहीं जाती तो अपराध बोध मुझे सताएगा। जियांग फेलिंग ने अपनी पकड़ मजबूत की और उसका स्वर और भी गंभीर हो गया। और दूसरी बात, जियांग फेलिंग ने रुककर अपना सिर उठाया और ली तियानमिंग की आंखों से नजरें मिलाईं। इस जीवन में मैं तुम्हारे साथ जीवन और मृत्यु साझा करूंगी। ली तियानमिंग को लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उसका शरीर कांप उठा जब उसने ऐसे शब्द सुने जो उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई लड़की उससे कहेगी। जीवन और मृत्यु को साझा करो। ये 4 सरल शब्द थे, लेकिन ये किसी भी व्यक्ति को कांपने के लिए पर्याप्त थे। ये डर से नहीं था, बल्कि बिना तैयारी के पकड़े जाने से था। ली तियानमिंग को पता था कि ये शब्द उसे कहने चाहिए थे, न कि उससे। बड़े भाई, क्या मैं एबिसल युद्ध क्षेत्र में जा सकता हूँ? जियांग फेलिंग ने आशा भरी आंखों से उसकी ओर देखा। उसने ली तियानमिंग की उंगलियों को कसकर पकड़ लिया, मानो उसे डर हो कि अगर उसने पर्याप्त बल का प्रयोग नहीं किया तो ली तियानमिंग दूर हो जाएगा। हाँ, ली तियानमिंग के पास कहने के लिए वाकई बहुत बहुत शब्द थे। वह उसकी रक्षा के लिए हर तरह की कसम खा सकता था। लेकिन किसी तरह वे सब उसके गले में अटक गए। वह जो कुछ भी कहना चाहता था, वह सब एक शब्द में समा गया। हाँ, ली तियानमिंग अब बस उसे गले लगाना चाहता था। उसने धीरे से उसकी उंगलियां छुड़ाईं। लालटेन की रोशनी में उसने उसे धीरे से गले लगाया। यह कोई बहुत ज्यादा या असभ्य गले लगाना नहीं था, लेकिन वह उसकी गर्मजोशी महसूस कर सकता था। अब से हम हमेशा साथ रहेंगे, ठीक है? ली तियानमिंग ने उसके कान में फुसफुसाया। ठीक है। उसने ली तियानमिंग के कॉलर को काटा, उसका चेहरा लाल हो गया। उसकी शर्मीली अभिव्यक्ति चौंकाने वाली आकर्षक थी। ली तियानमिंग को लगा कि शायद वह आज के बाद किसी और लड़की को देखने के लिए भी नहीं बख्शेगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि कोई भी लड़की इतनी खूबसूरत नहीं हो सकती जितनी जियांग फेलिंग इस समय थी। अगर समय यहीं रुक जाता तो ये सही होता। अफसोस, वह अपने आसपास एक विशेष जीवित चीज के अस्तित्व को भूल गया था। यंग हुओ, जो वर्तमान में ली तियानमिंग के चिकन भोज से चिढ़ गई थी। वह इस खूबसूरत दृश्य को कैसे बाधित नहीं कर सकता था। ली तियानमिंग की ओर छलांग लगाते हुए उसने एक मधुर मीठी आवाज में कहा, बड़े भाई, मैं भी तुम्हारे साथ जीवन और मृत्यु साझा करना चाहता हूँ। मुझे गले लगाओ और चूमो। मैं आपके सभी पूर्वजों को एक चुंबन दूंगा। ली तियानमिंग ने चुटकी ली और एक महत्वपूर्ण, जीवन बदलने वाला निर्णय लिया। रात का खाना चारकोल ग्रिल्ड चिकन होने वाला था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास युगों का पशु प्रधान अध्याय 109 ली यानफेंग फ्लेमहेवन के मास्टर। युगों का पशु प्रधान सी 109 ली यानफेंग फ्लेमहेवन के मास्टर। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 109 ली यानफेंग फ्लेमहेवन के मास्टर।
अगर एक चीज थी जिसकी ली तियानमिंग को उम्मीद नहीं थी, तो वह ये थी कि पुल पर वेई गोआओ के साथ उनकी लड़ाई की खबर, साथ ही एबिसल ट्रायल में उनकी भागीदारी, इग्निस पोलिस में फैल गई थी। जैसे जैसे वह भाग्यशाली दिन करीब आता गया, वह घटना जो मूल रूप से एक रहस्य थी, अब राजधानी में कई लोगों के लिए गपशप बन गई थी। इग्निस पोलिस के अमीर और प्रसिद्ध लोग जानते थे कि महाद्वीप कितना बड़ा था, साथ ही स्वर्ग का एलिसियम कितना शक्तिशाली था। यह महाद्वीप भर में अनगिनत अभयारण्यों का मुख्यालय था, जिन्होंने फिर फ्लेमिलो सियोन इंस्टीट्यूट्स का निर्माण किया। यह उनके लिए धन्यवाद था कि शिष्यों को ज्ञान और शक्ति प्रदान की गई थी, और कई लोग मार्शल आर्ट सीख सकते थे। यहाँ के ज्यादातर लोगों ने अपने जीवन में कभी वर्मिलियन बर्ड को नहीं छोड़ा था, लेकिन वे इस महाद्वीप के हर देश में फ्लेमिलो साइंस इंस्टीट्यूट के निर्माण के बारे में जानते थे। वर्मिलियन बर्ड में संस्थान उनमें से कई में से एक था। लोग स्वर्ग के एलिसियम से डरते थे और उसका सम्मान करते थे, और वे जानते थे कि यह एबिसल ट्रायल्स कितना महत्वपूर्ण था। प्रायद्वीप महाद्वीप के केंद्र से बहुत दूर था, और एलिसियम ने पहले कभी यहाँ कदम नहीं रखा था। इस तरह इन तीन देशों के युवाओं को ऐसा अवसर प्राप्त किए बिना हजारों साल बीत गए थे। उसी समय लिन जियाओटिंग के एलिसियम में भर्ती होने की खबर भी फैल गई थी, जिससे कई लोगों की ईर्ष्या बढ़ गई थी। यहां तक कि लाइटनिंग मैनर को भी इन अफवाहों से फायदा हुआ। उनकी प्रतिष्ठा ने अब ऑकल्ट एथेनियम को भी छाया में डाल दिया। लिन शियाओटिंग स्वयं राष्ट्र की किंवदंती बन गए थे। यदि लिन शियाओटिंग एलिसियम में अपना नाम बना लेते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे देश को भी लाभ होगा। कल्पना कीजिए कि अगर गर्भगृह में मौजूद अन्य 6 लोग एलिसियम में कोई और पद प्राप्त कर लें। अगर ऐसा हुआ, तो हम जल्द ही इस प्रायद्वीप के शासक बन जाएंगे। जनता के सदस्यों ने इस तरह के मामलों पर बहुत चर्चा की। उनमें से अधिकांश देश के भविष्य के बारे में आशावादी थे। 6 अन्य प्रतियोगियों की बात करें तो ली तियानमिंग निस्संदेह लीक हुई सूची में सबसे अजीब सदस्य थे। कई लोगों ने शुरू में इसे फर्जी खबर बताकर खारिज कर दिया था, लेकिन जैसे जैसे पुल पर लड़ाई का विवरण फैला और संस्थान के सदस्यों ने चीजों को स्पष्ट किया, लोगों को एहसास हुआ जिस ली तियानमिंग पर वे हंस रहे थे, उसने फ्लेमिलो रॉक का आशीर्वाद अर्जित किया था। चमत्कारिक रूप से गर्भगृह में शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों में से एक बन गया था। उसे मिले आशीर्वाद के अलावा ली तियानमिंग के बारे में राय मिश्रित थी। कई लोगों ने उसकी नैतिकता पर सवाल उठाए, लेकिन उसकी प्रतिभा को आंकने वाली आवाजें बहुत शांत थीं। अधिक से अधिक लोग उसे इस तथ्य के लिए खारिज कर सकते थे कि उसका जीवनवत जानवर 7 सितारा शाही जानवर नहीं था, जो उसे अन्य 5 प्रतिभागियों से कमतर बनाता था। फिर से, निर्णय स्वयं गर्भगृह के शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा किया गया था, इसलिए कोई भी उस पर सवाल नहीं उठा सकता था। इस प्रकार इग्निस पोलिस में इस समय सबसे चर्चित विषय कोई और नहीं बल्कि लिन शियाओटिंग और ली तियानमिंग थे। संयोग से इन दोनों का 3 साल पहले का साझा इतिहास था, जिसे फिर से उठाया जा रहा था। अब लोग चुने हुए प्रतिभाशाली व्यक्ति और कलंकित चुनौतीकर्ता के बीच आसन्न टकराव का इंतजार कर रहे थे। ऐसा कहा जा रहा है कि लिन शियाओटिंग नैतिक रूप से उच्च स्थान पर थे और इग्निस पोलिस के चेहरे के रूप में भी जाने जाते थे, इसलिए बहुत कम लोग ली तियानमिंग का समर्थन करेंगे। इग्निस पोलिस के पश्चिमी जिले में जिंग मैंशन और चेन चेटू सबसे शानदार संपत्ति के रूप में खड़े थे। चेन चेटू के सामान्य नौकर भी देश के विभिन्न हिस्सों से चुनी गई विदेशी सुंदरियां थीं। डेब्रेक स्नो पवेलियन के भीतर मैडम जू लान और मैडम युआन यू एक टेबल के पास एक साथ बैठी थीं। उनके सामने चेन हाओ और जिंग क्यू बैठे थे। टेबल के कोने पर एक छोटा लड़का बैठा था, जो बेजान दिख रहा था। वह चेन याओ था, जिसे रैंकिंग टेस्ट के दौरान ली तियानमिंग ने हराया था, और अब वह हॉल ऑफ मैनी बीस्ट्स का एक साधारण सदस्य था। ये स्पष्ट था कि उनमें से कोई भी अच्छे मूड में नहीं था। ये मैडम जू लैन के लिए विशेष रूप से सच था, जिसका सुंदर चेहरा गुस्से से विकृत था। तो आप मुझे बता रहे हैं कि ली तियानमिंग इस समय इतना बड़ा आदमी है कि यहां तक कि पोटेंटेट को भी उसे कुछ चेहरा दिखाना होगा। मैडम जू लान ने अपने दांत पीस लिए। काफी हद तक, कम से कम, उप शासक म्यू यांग उनके और उनकी मां के लिए बहुत मददगार रहे हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, मु यांग अपनी पहचान के लिए बहुत नीचे गिर रहा है। वी जिंग ने उसे 20 साल पहले अस्वीकार कर दिया था, और अब भी वह हार नहीं मानेगा। क्या वह मंदबुद्धि है? जू लैन ने अपनी मुट्ठी मेज पर पटक दी। माँ, कृपया शांत हो जाइए। चेन हाओ का सिर नीचे था। इसका मतलब है कि बूढ़ी डायन में अभी भी पुरुषों के साथ फ्लर्ट करने की आदत है। मैडम युआन यू ने अपनी आंखें घुमाई। जू लैन ने कहा, उसके जैसे चूहे कभी नहीं बदलते। लेकिन भाइयों, ली तियानमिंग को ऐसा अवसर कैसे मिला?
उसने रक्त संधि के माध्यम से अपने जीवन बंधित जानवर को प्राप्त किया था और वह 1 महीने पहले मेरे बराबर ही स्तर का था, तो अब वह आप दोनों के साथ अथाह युद्ध क्षेत्र में क्यों जा सकता है? चेन याओ सबसे अधिक उलझन में था। जो व्यक्ति 1 महीने से भी कम समय पहले उसके बराबर था, वह अब पूरी तरह से अलग दुनिया में कैसे हो सकता है? क्या वह वास्तव में अभी भी इग्निस पोलिस का प्रतिभाशाली व्यक्ति है? केवल इस विचार ने ही चेन याओ को साधना में आत्मविश्वास खो दिया। चेन हाओ ने कहा, ये सब फ्लेमिलो रॉक और उसके उत्तम समन्वय के कारण है। जिंग क्यू ने कहा, वह सचमुच भाग्यशाली था। लेकिन वह एबिसल युद्ध क्षेत्र में अपने विनाश की तलाश में होगा, क्योंकि वह केवल राजकुमारी लिंग की मदद से वेई गोआओ को हराने में कामयाब रहा। वह वास्तव में वेई लिंगक्सुआन से थोड़ा ही मजबूत है, और अगर वह हमसे टकराता है तो हम उसे आसानी से अपंग कर सकते हैं, चेन हाओ ने समझाया। फ्लेमेलो पैगोडा में सेज चेन ने उसे जो थप्पड़ मारा था, वह अभी भी चुभता है। वह शर्म को नहीं भूलेगा, न ही वह अपने पिता के उस वादे को भूलेगा कि अगर वह ट्रायल में प्रथम स्थान पर आता है तो वह माफी मांगेगा। तो फिर सुनिश्चित करें कि आप उसे अपंग बना दें, सुनिश्चित करें कि वह सफल न हो। अगर वेई जिंग बच गया तो मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगी। उत्साह ने जू लैन के चेहरे पर मुस्कान ला दी। बहन, उसके जैसे लोगों पर अपना गुस्सा बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, मैडम युआन यू ने उसे सांत्वना दी। माँ, आप चिंता मत करो। अगर वह हमसे मिलने के लिए इतना बदकिस्मत है तो हम उस पर दया नहीं दिखाएंगे। चेन हाओ ने अपनी छाती फुला ली। ये सही है, गॉडमदर। स्वर्ग के स्वर्ग की मान्यता प्राप्त करना इतना आसान कैसे हो सकता है? अगर ली तियानमिंग सफल हो गया तो मैं अपना सिर आपके पास लाकर रख दूंगा, जिंग क्यू ने कहा, और मैडम जूलान ने आखिरकार अपने दबे हुए तनाव को दूर होने दिया। जिंग क्यू और चेन हाओ ने एक दूसरे को देखा, हैरान। जूलान उस महिला को क्यों मरवाना चाहती थी, चाहे कुछ भी हो। हालांकि कुछ भी उनकी राय नहीं बदलेगा, क्योंकि वे भी ली तियानमिंग को जाने नहीं देना चाहते थे, खासकर फ्लेमेलो पैगोडा में उस थप्पड़ के बाद। माँ, क्या आपके और उस औरत के बीच कोई कहानी है? सबसे छोटे बेटे चेन याओ ने एक तरफ से पूछा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, तुम अपने काम में दखल मत दो। जू लैन ने उसे घूर कर देखा। बेशक वह ये नहीं कह सकती थी कि यह सब सिर्फ ईर्ष्या के कारण था, लेकिन ईर्ष्या ही उसे शैतान में बदलने के लिए पर्याप्त थी। बस ली तियानमिंग को अपंग बना दो, और उसे और उसकी मां को वापस फ्लेमहेवन भेज दो जहां वे हैं। डॉट 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 एबिसल ट्रायल्स की वजह से फ्लेमिलो साइंस इंस्टीट्यूट के बाहर की सड़कें भी पहले से कहीं ज्यादा जीवंत लग रही थी। गुजरने वाले निवासी कभी कभी उत्सुकता से देखते थे, क्योंकि उन्हें आश्चर्य होता था कि कुछ दिनों में वहां क्या होगा। संस्थान के सामने एक सराय में लाल और काले रंग के पैटर्न वाले लिबादे पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी तीसरी मंजिल पर खिड़की वाली सीट पर आराम से बैठा था। वह हाथ में ड्रिंक लिए हुए संस्थान के अंदर बाहर आने जाने वाले ट्रैफिक को घूर रहा था, उसकी आंखें उसके असली विचारों को छिपा रही थीं। यान फेंग, एक मधुर आवाज ने उसे पुकारा। सराय में मौजूद कई लोग आवाज की दिशा की ओर देखने लगे, क्योंकि एक महिला सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी। उसका शरीर आकर्षक और आकर्षक था, जो पुरुषों के मन में कई विचार जगा सकता था। उसके पीछे 16 साल की उम्र का एक लड़का चल रहा था। उसका सिर नीचे झुका हुआ था, मानो वह किसी गहरी सोच में डूबा हुआ हो। ली यानफेग ने इशारा किया, यहां बैठो। मुस्कुराते हुए लियू किंग ने लियू कियानयान का हाथ खींचा और टेबल की ओर बढ़ी और ली यानफेंग के सामने बैठ गई। उसके बैठने की मुद्रा ने किसी तरह उसके कर्व्स को और भी उभार दिया। यानफेग, ज़ियाओ को अंदर गए हुए कितना समय हो गया है? लियू किंग ने पूछा। ली यानफेग का काम लिन ज़ियाओ की सुरक्षा करना था, लेकिन संस्थान एक सुरक्षित जगह थी। इसलिए जब वह संस्थान में साधना कर रही होती थी तो वह हमेशा इस सराय में इंतजार करता था। यह कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था, लेकिन यह असुविधाजनक था, क्योंकि उसे हर समय सराय में रहना पड़ता था, जिससे उसकी नवविवाहित जिंदगी प्रभावित होती थी। उसे लियू किंग के साथ ऐसा करते समय भी नजर रखनी पड़ती थी, ताकि लिन ज़ियाओ आधी रात को बिना उसकी जानकारी के संस्थान से बाहर न निकल जाए। कुछ दिन हो गए हैं। मुझे लगता है कि जब तक म्यू किंग एबिसल युद्ध क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर लेती, तब तक वह नहीं जाएगी, ली यानफेग ने कहा। अच्छा, तो मैं आज रात तुम्हारे साथ आऊंगा। लियू किंग का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। बस यही रहो, मैं काफी ऊब गया हूं, ली यानफेग ने सुझाव दिया। लेकिन बहन को मेरी साधना में मदद की जरूरत है। लियू कियानयांग हकलाया। लियू किंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, बस तुम खुद ही संस्थान में सीख लो, मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए बहुत कम बचा है। ठीक है।
लियू कियानयांग ने फिर अपना सिर नीचे कर लिया। ली यानफेग ने लियू कियानयांग की ओर देखा, लेकिन उसके दिमाग में एक और लड़का था। यानफेग, तुमने उसकी कहानी तो सुनी ही होगी। उस व्यक्ति के बारे में बोलते हुए लियू किंग की आवाज थोड़ी कांप उठी। मैंने देखा, ये किसी परीक्षा की तरह लगता है। ली यानफेग ने अपने चेहरे पर मिश्रित भाव के साथ कंधे उचका दिए। हालांकि उसने ली तियानमिंग को व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था, लेकिन उसने उस लड़के के बारे में कई कहानियां सुनी थी। किसने सोचा होगा कि उसके द्वारा त्याग दिए जाने के बाद ली तियानमिंग ने एक उभरते हुए प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में अपना नाम बनाया होगा। तो क्या आपको इस बेटे को छोड़ देने और लाइटनिंग मैनर की ओर मुड़ने का पछतावा है? लियू किंग की आवाज धीमी पड़ गई। तुम क्या सोच रहे हो? शुरू में तो वह मुझसे संबंधित नहीं था। अब तुम ही मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हो, ली यानफेग ने गंभीरता से कहा। क्या तुम्हें डर नहीं है कि वह भविष्य में तुम्हारे लिए वापस आएगा? लियू किंग ने पूछा, जिसका उत्तर केवल उसकी हंसी से मिला। क्या मतलब है तुम्हारा, यानफेग? मुझे उम्मीद नहीं थी कि म्यूयांग उसकी मदद करेगा, न ही मुझे फ्लेमिलो रॉक से आशीर्वाद की उम्मीद थी। लेकिन मैं गर्भगृह के शासक को समझता हूँ। ली यानफेग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। तुम्हारा मतलब है, वह बेवकूफ बूढ़ा आदमी बहुत जिद्दी है। अगर ली तियानमिंग इस घटना पर सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला करता है, तो एबिसल ट्रायल्स की मेरी समझ के आधार पर उसे बहुत बुरा समय आएगा, ली यानफेग ने समझाया। अगर वह मर जाए तो क्या तुम्हें दुख होगा? बिल्कुल नहीं। ली यानफेग ने खिड़की से बाहर ठंडी निगाह से देखा। आप कुछ समय से स्वर्गीय इच्छा तकनीक का अभ्यास कर रहे हैं। सफलता पाने से पहले आपको और कितना समय चाहिए? लियू किंग ने विषय बदल दिया। क्या तुम इसे नहीं देख सकते? ली यानफेग मुस्कुराया। क्या? लियू किंग के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। ली यानफेग ने कहा, मैंने कल रात सफलता हासिल की। वाह, इसका मतलब है कि आप अंततः इग्निस पोलिस के सबसे मजबूत साधकों के साथ एक ही लीग में हैं। लियू किंग ने उत्साह से कहा। इसमें उत्साहित होने जैसी कोई बात नहीं है। ली यानफेग ने आगे बढ़कर उसके कंधों पर थपथपाया। मुझे लगता है कि आज रात को निश्चित रूप से कुछ पुरस्कार मिलना चाहिए। लियू किंग ने अपना सिर नीचे कर लिया, उसका चेहरा लाल हो गया। बहन, पहले मैं विदा लूंगा। लियू कियानयांग अपनी सीट से उठे और बिना पीछे देखे भाग गए। वह अब बच्चा नहीं है, उसे कुछ दूरी दिखाओ, ली यानफेग ने सख्ती से कहा। लियू किंग ने सिर हिलाया। हाँ, निश्चित रूप से। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास युगों का पशु प्रधान अध्याय 110 लाइटनिंग मैनर लिंजी आउटिंग। युगों का पशु प्रधान सी 110 लाइटनिंग मैनर लिंजी आउटिंग। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 110 लाइटनिंग मैनर लिंजी आउटिंग। 8 दिन एक झटके में बीत गए, जबकि इग्निस पोलिस आगामी अथाह परीक्षणों की प्रत्याशा में उबल रहा था। वास्तव में तीनों राष्ट्रों के लिए यही स्थिति थी। लेकिन स्वर्ग के पवित्र स्थान के भीतर चीजें आश्चर्यजनक रूप से शांत थीं। शिष्यों की चर्चाओं के अलावा वास्तविक प्रतिभागी किसी अंतिम साधना में तल्लीन थे। पवित्र स्थान की गहराई में जुएयाओ मंडप था, जहां सुपरनल मेंटल लियू जुएयाओ अपने शिष्यों के साथ रहती थी, और विशेष रूप से जियाओ की निवास था। इसके बीच में एक शांत झील थी, जहां गर्मियों में कमल के फूल खिलते थे। झील के बीच में एक छोटी सी झोपड़ी थी, और उसके अंदर एक जटिल गुकिन था जो एक मेज पर रखा हुआ था। हालांकि अभी गुकिन का मालिक मेज के सामने बैठा हुआ नहीं था, बल्कि लिन जियाओशियाओ था। उसकी पीठ थोड़ी झुकी हुई थी, उसने अपनी ठुड्डी को ऊपर उठाया और उसके दिमाग में एक के बाद एक विचार चल रहे थे। एक दरवाजा चरमराया, उसके विचारों को बाधित करते हुए एक लड़की निवास के भीतर से बाहर निकली। जियाओ जियाओ, तुम्हें इंतजार कराने के लिए माफ करें, म्यू किंग किंग ने धीरे से कहा। बड़ी बहन किंग किंग, मुझे पता था कि आप अंतिम क्षण में साधना करने की कोशिश कर रही थी, इसलिए मैंने आपको परेशान करने की हिम्मत नहीं की, लिन जियाओ जियाओ ने उत्तर दिया। ठीक है, मैं लगभग काम पूरा कर चुकी हूँ। हमें फ्लेमिलो पैगोडा के सामने इकट्ठा होने से पहले 1 घंटा बाकी है। उसकी अभिव्यक्ति शांत थी, आगामी एबिसल परीक्षणों ने उसे बहुत प्रभावित नहीं किया। बड़ी बहन किंग किंग, मुझे तुम्हारी चिंता थी। क्या तुमने ली तियानमिंग के बारे में सुना है? वह वेई गुआओ को हराने में भी कामयाब रहा। लिन जियाओ जियाओ थोड़ा तनाव में लग रहा था। म्यू किंग किंग मुस्कुराए। बेशक मैंने किया। और क्या तुम्हें डर नहीं है कि वह एबिसल युद्ध क्षेत्र में तुम्हारा पीछा करने के बाद तुमसे बदला लेगा?
जहां तक मुझे पता है वेई गोवा लीडरबोर्ड पर तुमसे ऊपर रैंक करता है, लिन जियाओजियाओ ने कहा। एक बार जब आप पवित्र स्थान में प्रवेश करेंगे तो आप सीखेंगे कि जीवन और मृत्यु की लड़ाई में रैंकिंग का कोई मतलब नहीं है। म्यू किंकिंग के चेहरे से निकलता आत्मविश्वास मजबूत हो गया। क्या आप कह रहे हैं कि आप ली तियानमिंग को हरा सकते हैं? लिन जियाओजियाओ ने पूछा, लेकिन म्यू किंकिंग ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हमारे कस्टम कंटेंट के साथ अपने ब्राउजिंग अनुभव का अधिक लाभ उठाएं। हमारे कस्टम कंटेंट के साथ अपने ब्राउजिंग अनुभव का अधिक लाभ उठाएं। डिस्कवरी फीड। तो फिर तुम्हारा क्या मतलब है? भले ही तुमने उस शैतान को माफ कर दिया हो, लेकिन उसके व्यक्तित्व के कारण वह निश्चित रूप से अपने जानवर को मरवाने के लिए तुम पर हमला करेगा। जाल, योजनाएं। वह पीछे नहीं हटेगा, लिन जियाओशियाओ ने झल्लाहट के साथ कहा। इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती। मुझे बस ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। शांत रहो। मेरे पास भी अपने तुरुप के पत्ते हैं। अगर वह मुसीबत मोल लेने जा रहा है। म्यू किंकिंग ने अपने से छोटी लड़की को सांत्वना दी। फिर मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस कमीने की एक भी बात पर यकीन मत करना। बेशक मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगर तुम्हें मौका मिले तो उसे अपने वश में कर लो। उसे तुम्हें आश्चर्यचकित मत करने दो। और निश्चित रूप से अपनी दयालुता के कारण तुम्हें नुकसान मत पहुंचाने दो। लिन शियाओशियाओ ने चिंता में डूबकर अपनी शिकायत जारी रखी। हालांकि उसने जो भी कहा, म्यू किंकिंग ने जवाब में बस सिर हिलाया और मुस्कुराया। थोड़ी देर बाद वह अपने पैरों पर खड़ी हुई। अब समय आ गया है। जियाओशियाओ, तुम मुझे फ्लेमेलो पैगोडा में क्यों नहीं भेज देते? ठीक है, बड़ी बहन किंग। भाभी। लिन जियाओजियाओ ने संबोधन के लिए एक ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जिसका उसे अभी तक अभ्यास नहीं था। महम। म्यू किंकिंग ने अपना सिर हिलाया, जिस तरह से लिन जियाओजियाओ ने उसे संबोधित किया उससे संतुष्ट थी। बड़े भाई पगोडा की तीसरी मंजिल पर है, क्या आपको लगता है कि वह आपको विदा करने के लिए नीचे आएंगे? लिन जियाओजियाओ ने पूछा। शायद, म्यू किंकिंग ने उत्तर दिया। मुझे वास्तव में ऐसी ही उम्मीद है। एक बार जब आप परीक्षण जीत लेंगे तो आप दोनों एक साथ एलिसियम के लिए प्रस्थान कर सकते हैं, लिन जियाओजियाओ ने गंभीरता से कहा। जियाओशियाओ, मुझ पर विश्वास करो। म्यू किंकिंग ने उसे गले लगाया और उसके कानों में कहा, यह मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना है, और मैं तुम दोनों को कभी निराश नहीं करूंगा। कोई भी मुझे फिर कभी नीची नजर से नहीं देखेगा। कभी नहीं। बड़ी बहन, बेशक मुझे तुम पर विश्वास है। दोनों उठकर चले गए। हालांकि ये ध्यान देने योग्य बात थी कि म्यू किंकिंग की मुस्कान शुरू से लेकर आखिर तक कभी कम नहीं हुई थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हमारे कस्टम कंटेंट के साथ अपने ब्राउजिंग अनुभव का अधिक लाभ उठाएं। हमारे कस्टम कंटेंट के साथ अपने ब्राउजिंग अनुभव का अधिक लाभ उठाएं। डिस्कवरी फीड। समय आ गया था। ली तियानमिंग ध्यानपूर्वक देख रहे दर्शकों की निगाहों के सामने सहजता से उठे और फ्लेमेलो रॉक से चले गए। बड़े भाई, इस तरफ। जिस क्षण वह छल्लों से बाहर निकला, जियांग फेलिंग ने पगोडा के प्रवेश द्वार से उसे पुकारा। सूरज की रोशनी उसकी नीली पोशाक के साथ मिलकर उसे अतिरिक्त जीवंत बना रही थी। उसके बगल में एक और लड़की खड़ी थी, लेकिन आज उस लड़की ने एक काली चेनमेल पहनी थी जो उसके सभी महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा कर रही थी। ये स्पष्ट था कि यह चेनमेल कोई सामान्य कवच नहीं था, बल्कि एक उच्च गुणवत्ता वाला ग्रेड 5 का जानवर हथियार था। हालांकि यह उत्कृष्ट कृति उसके सुडौल, आकर्षक फिगर को उभारने का काम भी करती थी, जो कठिन प्रशिक्षण का परिणाम था। एबिसल ट्रायल के कुछ नियम थे। स्वर्ग के एलिसियम ने आदेश दिया था कि ग्रेड 6 और उससे ऊपर के किसी भी जानवर के हथियार की अनुमति नहीं दी जाएगी, अन्यथा शिष्य को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। लिंगर, क्या तुमने और पिताजी ने इस बारे में बात की है? जियांग फेलिंग पिछले 8 दिनों से राजा को मनाने के लिए ही महल में लौट रहा था। हाँ, वह मुझे आप सबके साथ जाने के लिए राजी हो गया, उसने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया। ली तियानमिंग, मैं साफ साफ कह दूं, युद्ध के मैदान में मिलने से पहले तुम ही एकमात्र हो जो लिंग एर की रक्षा कर सकते हो। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को दफना दूंगा, जियांग किंगलुआन ने फुसफुसाते हुए कहा। वह हंसा। क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरे परिवार में कौन कौन है? तुम वे कबीले को खत्म कर रहे हो। मैं तुम्हें कोशिश करते हुए देखना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी आपको कबीले का हिस्सा माना हो। हाँ, लिंगर मेरी जान से ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैं उसकी रक्षा नहीं कर सकता, ली तियानमिंग ने कहा। बकवास।
मैंने तो यह नहीं कहा था कि तुम दोनों साथ रह सकते हो, है ना? क्या आप मेरी सास हैं? परेशान करने वाली। ली तियानमिंग, मैं तुम्हारी माँ हूँ। हम जो भी हो, किसान से बहस करने का कोई मतलब नहीं है। जियांग किंगलुआन ने अपनी आंखें घुमाई। यहाँ आने के दौरान उसने जियांग फीलिंग को कई बार परेशान किया था। जब वे तीनों पगोडा से बाहर निकले, तब तक वहां अच्छी खासी भीड़ जमा हो चुकी थी। लगभग सभी पवित्र स्थान के गुरु और शिष्य वहां मौजूद थे, जिनका नेतृत्व वाइस पोटेंटेट म्यू यांग और चांसलर वेई तियानिक्सियो कर रहे थे। रसातल परीक्षण के लिए चुने गए 5 लोग पहले से ही वहां मौजूद थे। वे 5 थे: ली तियानमिंग, जियांग किंगलुआन, मोलिन, चेन हाओ और जिंग क्यू। भीड़ का ध्यान ली तियानमिंग की ओर गया, क्योंकि वह जियांग फीलिंग के साथ लाइन में शामिल हो गया था। पत्थर के पुल पर लड़ाई का विवरण कोई रहस्य नहीं था, और गर्भगृह में चर्चाएं बेकाबू हो गई थी। जहां तक जियांग फीलिंग की उपस्थिति का सवाल है, ये किसी के लिए भी आश्चर्य की बात नहीं थी। चूंकि सिंदूर पक्षी राजा ने खुद इसके लिए सहमति व्यक्त की थी, इसलिए गर्भगृह स्वाभाविक रूप से इसका विरोध नहीं करेगा। हालांकि शर्त ये थी कि उसे हर समय संलग्न रहना होगा, और एलिसियम के पर्यवेक्षकों द्वारा नहीं देखा जाना चाहिए। अन्यथा वे मुसीबत में पड़ सकते थे। म्यू यांग ने ली तियानमिंग को इस बारे में बताया था, और निर्देश दिया था कि वे अथाह गड्ढे में प्रवेश करने से पहले उसे संलग्न कर ले। ये अथाह गड्ढे एबिसल युद्ध क्षेत्र के मार्ग थे। एक बार जब कोई व्यक्ति गड्ढे में कूद जाता, तो वह एक निश्चित बिंदु तक नीचे की ओर तेजी से बढ़ता, जिसके बाद वह ऊपर उठना शुरू कर देता। वहां से चढ़ाई धीरे धीरे धीमी हो जाती जब तक कि व्यक्ति गड्ढे से बाहर नहीं निकल जाता और दूसरी तरफ से बाहर नहीं आ जाता। यही कारण था कि लोगों ने एबिसल युद्ध क्षेत्र को फ्लेमेलो महाद्वीप का प्रतिबिंब होने का दावा किया। लोगों की कल्पना में जिस दुनिया में वे रहते थे, उसके 2 पहलू थे। सबसे ऊपर वह महाद्वीप था जिसमें वे रहते थे, और सबसे नीचे एबिसल युद्ध क्षेत्र था। म्यू किंग बाकी लोगों से थोड़ी देर बाद आई, उसके बाद लिन जियाओ आए। लिन जियाओ ने आते ही ली तियानमिंग को धमकाने वाली नजरों से देखा। उसकी आंखों में चमक साफ चेतावनी दे रही थी। लेकिन उसे निराशा हुई। वो व्यक्ति जो 1 महीने पहले उसका प्रतिद्वंद्वी हुआ करता था, अब म्यू किंग का प्रतिद्वंद्वी बन चुका था, जबकि वह खुद भी बहुत ज्यादा नहीं सुधरी थी। एक पल के लिए उनकी नजरें मिली, और उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। ली तियानमिंग बदल गया था। वह अब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे हल्के में लिया जा सके। लेकिन ली तियानमिंग की नजर लिन शियाओ पर ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि कुछ ही पलों बाद उसकी नजर म्यू किंग पर पड़ी। कुछ साल पहले वे प्रेमी थे, लेकिन अब वे पूरी तरह से दुश्मन बन चुके थे। उनके चेहरे पर एक सहज मुस्कान थी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे छिपी भावनाओं को कोई और नहीं पढ़ सकता था। इसी तरह म्यू किंग ने ली तियानमिंग की ओर मुस्कुराकर सिर हिलाया, मानो उसे उसकी उपलब्धियों के लिए बधाई दे रहा हो। ऐसा लग रहा था मानो वे अभी भी वही जोड़े हैं जो कुछ साल पहले थे। उनके बीच कोई दुश्मनी नहीं है। शायद केवल जियांग फेलिंग को ही पता था कि उनमें से कोई भी एबिसल युद्ध के मैदान से जिंदा नहीं निकलने वाला था। उस समय सभी लोग आ चुके थे। गंभीर भाव से म्यू यांग ने अपना गला साफ किया और घोषणा की, इतने दिन बीत चुके हैं, फिर भी एबिसल ट्रायल के पीछे के नियम और कैसे कोई जीतता है। मुझे पता है कि उपस्थित सभी लोगों के मन में अपने सवाल होंगे। अफसोस, मुझे आज आपको निराश करना होगा। बाकी सभी लोग हैरान होकर उसकी ओर देखने लगे। अब तक स्वर्ग के एलिसियम से कोई नियम या अपडेट नहीं आया है। हमारे पास केवल यही जानकारी थी कि एजियोर डोमेन में प्रवेश करने के लिए शिष्यों को चुनना था, और शिष्यों को ग्रेड 6 और उससे ऊपर के हथियार रखने की अनुमति नहीं थी, मू यांग ने आगे कहा। इसलिए युद्ध के मैदान में सभी का क्या इंतजार है, यह अज्ञात है। हो सकता है कि प्रवेश के बाद ही नियमों का पता चले। एक बार जब हम एबिसल युद्ध के मैदान में प्रवेश करेंगे, तो मैं सभी को एजियोर डोमेन में भेज दूंगा और बाहर इंतजार करूंगा। वहां से मैं बस इतना ही कर सकता हूं कि सबसे अच्छे के लिए प्रार्थना करूं, और आशा करता हूं कि आप सभी जीत से ज्यादा अपने जीवन को संजोएंगे। जीत से ज्यादा जिंदा रहना, यही मू यांग का एबिसल ट्रायल्स पर रुख था। लेकिन ली तियानमिंग ऐसा नहीं कर सकता था। वेई जिंग की जान दांव पर लगी थी, और जीत के लिए कुछ भी करने के लिए उसके पास यही पर्याप्त कारण था। इसके अलावा वह मू किंग को पहला स्थान प्राप्त करने से भी रोकना चाहता था। स्वर्ग के एलिसियम में जगह पाना उसकी सबसे कम चिंता थी। प्रस्थान के लिए तैयार हो जाओ, ऐसा कहकर म्यू यांग उन 6 को अथाह गड्ढे की ओर ले जाने के लिए तैयार हो गया। उपशासक म्यू किंग अचानक आधे रास्ते में रुक गई। क्या? म्यू यांग ने पूछा। कृपया मुझे थोड़ा समय दीजिए।
वह यही है, म्यू किंग किंग ने कहा। हर कोई जानता था कि वह म्यू किंग किंग किसकी ओर इशारा कर रहा था। निश्चित रूप से बिजली की चमक में लिपटा एक युवक फ्लेम येलो पैगोडा से बाहर निकल आया था। ली तियानमिंग को हमेशा से पता था कि वह पैगोडा में एकांत में है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह इस क्षण प्रकट होगा। काफी समय हो गया है, लिन जियाओटिंग। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हमारे कस्टम कंटेंट के साथ अपने ब्राउजिंग अनुभव का अधिक लाभ उठाएं। हमारे कस्टम कंटेंट के साथ अपने ब्राउजिंग अनुभव का अधिक लाभ उठाएं। डिस्कवरी फीड। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।